जिस इकोसिस्टम से हम लोग लड़ रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा है उनके पास, दुनिया भर का इकोसिस्टम है कि अभी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ पावर है, जब वो पावर में आएंगे तो आपकी जॉब पे कोई संकट नहीं आएगी। कोई तो मतलब मानसिक आपका दिवालियापन है कि एक व्यक्ति गैस का सिलेंडर रख रहा है। अगर इस बार मोदी को 300 सीटें मिल जाती तो ये लोग कपड़े फाड़ के सड़क पर नंगे नाच रहे होते। राम भक्त का जो गाना गाने आते थे उनको बंद कर दिया, आज खुलेआम लोग गा रहे हैं। तो क्या ये जो परिवर्तन हो रहा है इससे जलन है उनको? 1992 में कार सेवकों को गुंडा एलिमेंट कहा जाता था। राजीव गांधी कहते थे कि जातियों के नाम पर से बुद्धू लोग आ जाएंगे। काफी हद तक जैसे उन लोगों को जितनी भी अपोजिशन है सब वीडियो शेयर करते हैं। इनफैक्ट उनको कोर्ट से माफी मांगनी पड़ती है कि हमने वीडियो शेयर कर दिया उनका। लेकिन आज वही सपोर्ट जो है जो उनको काउंटर कर रहे हैं तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। जॉर्ज सोरोस बिल्कुल कमीना किस्म का आदमी, उसके जितनी गालियां दो कम है। लेकिन मुझे लगता है हमारे शंकराचार्य क्या अंबानी की शादी में पूड़ी खाने के लिए हैं क्या? कोई भी इकोसिस्टम विपक्ष में रहकर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जहां पर आंदोलन हो रहा है उनके टेंट सिटी के अंदर महिला का सामूहिक कार होता है। ये मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव 10 दिन तक उसको पता था। सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि बीजेपी आइडियोलॉजी यानी कि चुनावी लाभ के चलते आइडियोलॉजी से, विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर रही है। अगर सरकार आपकी नहीं होगी तो आप आइडियोलॉजी क्या मंदिर में घंटा बजाते रहिए आइडियोलॉजी लेकर? 15% वाजपेयी आएंगे, हाथ हिलाएंगे, अब सरकार गई। क्या ये सब क्या पैसे लेके नहीं कर रहे, क्या फ्री में कर रहे हैं क्या? मोदी को गाली देना अपने आप में एक बिजनेस है, धंधा है। अब उस आदमी को, वो जो पूर्व सांसद रहा है, उसको इतना नहीं पता कि हुआ है। भाई साहब, इनकी ताकत है इनकी बेशर्मी और इनकी गेंडे जैसी खाल। भैया, इनके जो फॉलोअर हैं वो कैसे जाहिल लोग हैं। इस देश का अगर सबसे बड़े गोदी पत्रकार कोई हैं तो वो। क्या आपको वाकई लगता है कि राहुल गांधी के पास गर्लफ्रेंड थी, उनके बच्चे भी हैं? अगर राहुल गांधी की इंग्लैंड में कोई कंपनी थी, अगर राहुल गांधी शादीशुदा हैं तो भारत। अब राहुल गांधी से रिलेटेड ये तो एक चीज है ही, जवाहरलाल नेहरू जी है, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, उनके पिताजी जो है गंगाधर, उन्हें लास्ट कोतवाल कहा जाता है। तो लास्ट कोतवाल जो है वो सैयद मुबारक खान। अब जब वो जाति बताएंगे तो फिर ये सारे इतिहास खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय चौबे। आज हमारे सामने जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। अशोक श्रीवास्तव देश के एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्ते सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है अब काफ़ी बढ़ रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको। जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग नए हैं, द यूथ पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा था। चूँकि आप बता चुके हैं जो आपका बचपन था। उस समय आप पढ़ने में अच्छे नहीं थे, आपको शू पॉलिशिंग का बहुत शौक था और आप खुद को बोलते हैं कि मैं बैक वेंचर था। तो वहाँ से लेकर जर्नलिज्म को प्रोफेशन चुनना, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, पहली बात तो आपने कहा लोकप्रियता, मैं मालूम नहीं लोकप्रियता का पैमाना, नापने का पैमाना क्या है, लेकिन शायद लोगों का प्यार बहुत मिलता है, नफ़रत भी मिलती है। ऐसा ही सिर्फ प्यार नहीं मिलता, नफ़रत भी मिलती है, प्यार भी मिलता है। लेकिन वो मुझे लगता है जो प्यार मिलता है वो उन लोगों का प्यार है जो इस देश से प्यार करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि इस समय भारत में जिस तरह का एक नैरेटिव है, भारत में जिस तरह से भारत को तोड़ने की, भारत को कमज़ोर करने की, भारत को बांग्लादेश बनाने की, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। वो अंदर अंदर घुटते हैं कि यार क्या करें हम अपने देश के लिए। क्या, अब कोई व्यक्ति है जो 10 से 5 की नौकरी कर रहा है, अब उसको अपना घर चलाना है, लेकिन जब वो ये सब चीज़ें सुनता है उसका खून खौलता है, उसको लगता है मैं क्या करूं। तो मुझे लगता है शायद मैं उनकी आवाज़ बन रहा हूं, इस वजह से लोग प्यार करते हैं, इस वजह से लोग, जिसको आप लोकप्रियता कह रहे हैं। जहाँ तक आपने बचपन की बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी। मैं बैक बेंचर था, मैं बहुत अच्छा नहीं था, पढ़ने में अच्छा नहीं था। मुझे भाषा के ऊपर तो मेरा ज्ञान था, भाषा मुझे मेरी अच्छी थी। इसके अलावा मुझे मैथ साइंस जैसे चीज़ों से बड़ा डर लगता था तो मैथ्स में फ़ेल हो जाता था। ज़िंदगी में क्या बनूंगा कभी ऐसा सोचा नहीं था। जब छोटा था तो पायलट को देखकर बहुत वो होता था कि जब एक्साइटमेंट होता था, मुझे लगता था कि फाइटर प्लेन मुझे उड़ाना है। लेकिन जब उसके बाद पता चला उसके लिए तो मैथ्स आनी चाहिए, तो फिर मुझे लगा उसके लिए मैथ्स साइंस कौन पढ़ेगा, तो वो चीज़ें रह गई। हाँ, वो ऑप्शन चला गया।
फिर जब मैं कॉलेज वालेज मतलब स्कूल में आया, तब मुझे एक बार लगता था कि क्योंकि मैं एक्टिंग थोड़ी बहुत कर लेता था। कॉलोनी में छोटी सी रामलीला थी, रामलीला में एक्टिंग करता था, मैं हनुमान बनता था, परशुराम का रोल निभाता था। तो मुझे लगता था मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ, तो मुझे लगता था कि क्या मैं एक्टर बन जाऊँ। लेकिन वो विकल्प मैं नहीं कर सकता था, इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ मतलब बहुत स्ट्रगल थे। अगर मतलब एक्टर की ज़िंदगी में बड़े स्ट्रगल होते हैं, तो मुझे स्ट्रगल से दिक्कत नहीं थी। बॉम्बे जाता, स्ट्रगल करो, किस्मत होगी तो कुछ बन जाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे उस स्ट्रगल से भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि मेरे परिवार की जो सिचुएशन थी, उसके अनुसार मुझे जल्द से जल्द कमाने लायक बनना था। क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे पिताजी के ऊपर मेरी बहनों का, परिवार का सारा बोझ रहे। तो मुझे अपने आप को जल्द से जल्द इस लायक बनाना था कि मैं पिताजी की जो जिम्मेदारियां उनको मैं बांट सकूं। तो इस सोच के साथ जब मैं सब चीज़ें देखता था, और फिर मैं स्पोर्ट्समैन भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था मैं। लेकिन हाँ, क्रिकेट खेलता था, जेवलिन थ्रो करता था। उस समय तो हिंदुस्तान में, आज लोग हिंदुस्तान में जेवलिन थ्रो, मैं उस समय करता था। कॉलेज में, स्कूल में जब था, जेवलिन थ्रो करता था, ये सब चीज़ें करता था। लेकिन जब कॉलेज में आया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद मैं मेरे पैर में, हाँ मेरा ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ था, और वो मेरा हिप बोन फ्रैक्चर हुआ। मैं करीब 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहा। तो अब उसके बाद आप स्पोर्ट्समैन तो उस तरह के, क्योंकि पैर उस तरह का रहा नहीं था, तो वो चीज़ें, वो भी ऑप्शन निकल गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं सिर्फ अब लगता है कि मैं अपनी भाषा और अपनी जो पॉलिटिकल और बाकी जो चीज़ें हैं, उसके ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि मैं बचपन नहीं कहना चाहिए, 10वीं 11वीं में था, एक छोटा सा अखबार हम कॉलोनी में निकालते थे। तो उस अखबार में मैं लिखता था। तो एक दिन मेरे फादर ने मुझे बोला कि तुम अच्छा लिखते हो, तुम जर्नलिस्ट बन सकते हो। तो वहाँ से मुझे लगा कि ठीक है, अगर मैं, क्योंकि उस समय टेलीविज़न नहीं होता था, टेलीविज़न तो बाद में आया, उस समय तो सिर्फ प्रिंट मीडिया था। तो मुझे अच्छा लिखना था, आता था, अच्छे से एक्सप्रेस करना आता था, भाषा का ज्ञान था। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। और समहाउ ये एक बड़ा रिस्पेक्टेबल, आज की तारीख में तो जिस तरह से पत्रकार काम कर रहे हैं, उसमें कई पत्रकार जूते भी खाते हैं, कई पत्रकार रोज़ गालियाँ खाते हैं। तो झूठ बोलने को लेकर जो है, राजदीप सरदेसाई जिस तरह से अपनी पत्नी की नौकरी बचाने के लिए आजकल पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनको रोज़ आए दिन गालियाँ खानी पड़ती हैं। उस तरह की पत्रकार, बड़ा रिस्पेक्टेबल पत्रकार मतलब होता था हाँ उस समय। तो मुझे लगा कि एक रिस्पेक्ट की नौकरी होगी। मुझे आप ये बताइए कि पहले आपने एक बार जिक्र भी किया था कि इसमें पैसा आपको नहीं मिलता था, फोटोग्राफी करते थे पहले, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता था आपको, राइटिंग के लिए उतना कोई खास पैसा नहीं मिलता था। एक जगह आपने ये भी बताया कि एमए का परीक्षा छोड़कर आपने मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे थे, तो आप गए थे वहाँ पर कवर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म के लिए। जर्नलिज्म के लिए आपने एमए का परीक्षा छोड़ दिया, जर्नलिज्म में पैसा नहीं आता था, फिर भी आपने इसको चयन किया। तो क्या एक अंदर से, जैसे आपके पिताजी ने कहा था कि आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, तो क्या आप एक अंदर से आग थी कि मुझे यही करना है? एक आग तो थी, कॉलेज टाइम से आग थी। मतलब कॉलेज में भी कुछ नया करना, कुछ बागी तेवर रहते थे। कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने एक बार कह दिया कि कॉलेज, हाँ वो मतलब कॉलेज में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मारते वैसे नहीं थे, लेकिन मतलब हमारी हरकत के कारण उन्होंने मार भी दिया था। हम नहीं पीटे थे, कोई और पीटा था। तो हमारा एक शरीफ सा दोस्त था, वो पिट गया था, हम तो भाग गए थे। हाँ, शरीफ दोस्त पिट गया था। तो लेकिन ये कि जैसे प्रिंसिपल ने कहा कि कॉलेज के अंदर होली नहीं होगी। अच्छा, हमने कहा ये क्या बात हुई कॉलेज में, हाँ कॉलोनियल कॉलेज, हमने कहा ये क्या बात हुई कॉलेज में, हम तो होली करेंगे। तो हम कहीं से वो जो है ढोल वाला एक उठा के लाए और हमने कॉलेज के प्रेमिसेस में होली करी। अच्छा। हाँ, बिना परमिशन के। उसके बाद जब प्रिंसिपल और पूरी उनकी फौज आई, तो हम लोग भाग गए। एक शरीफ था वो लड़का, वो बेचारा खड़ा था, उसका कोई रोल नहीं था, वो पिट गया। वो देख रहा था, वो पिट गया, तो हम लोग तो भाग गए करके। फिर हमें प्रिंसिपल ने मना किया कि भाई
हम लोगों का एक प्लान बना था कि पिकनिक पे जाना है सब लोगों का। प्रिंसिपल ने मना किया, लेकिन हमने कहा प्रिंसिपल ने मना कर दिया, अब जाना ही जाना है। हम प्रिंसिपल की परमिशन के बिना गए। तो इस तरह के तो बगावती तेवर थे, और कुछ कुछ चीज़ ख़राब लगती थी तो लगती थी, जैसे स्कूल टाइम में ही, बल्कि ये तो मैं कॉलेज की बात बता रहा हूँ। स्कूल में मैंने जब देखा, हमारे स्कूल में पानी भर जाता था, बारिश आती थी तो और पहले स्कूल में पीछे बिल्डिंग थी, आगे बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो स्टूडेंट्स जो है वो बच्चे जा नहीं सकते थे, बारिश आए थे। एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ये कोई बात हुई कि पानी भर जाता है, स्कूल नहीं जा सकते, जब बारिश हो जाए तब ऐसे हो जाए। तो मैंने एक दिन नवभारत टाइम्स में एक छोटी सी लेटर टू एडिटर डाल दिया कि ये हमारे स्कूल का हाल है। अच्छा। अब सोचिए, स्कूल में 11th क्लास का बच्चा जो है वो स्कूल के खिलाफ ऐसी चिट्ठी, मतलब कहाँ ये सब चीज़ें होती थी। तो वो मैंने चिट्ठी लिख दी। जब लिख दी तो लोगों ने वो काट करके प्रिंसिपल के रूम के बाहर बोला। हाँ, छप गया, वो छप गया प्रिंसिपल के रूम के बाहर। अब मेरी हालत थोड़ी ख़राब, मैंने कहा अब तो आज से पिटाई हुई। तो मैं जब कॉलेज स्कूल पहुँचा उसके बाद, तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे, कोई पता था कि मेरी चिट्ठी वहाँ लग गई है। लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैंने देखा कि कॉलेज में ट्रक के ट्रक आए और मिट्टी गिरने लगी। अच्छा। तो मुझे वहाँ महसूस हुआ कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ आप आवाज़ उठाते हो तो कुछ परिवर्तन होता है, उसका इम्पैक्ट होता हाँ इम्पैक्ट होता है। मतलब नहीं तो कहते थे ना कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, ये तो ऐसे हिंदुस्तान है, लोग आज भी कहते। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है, अगर कुछ गलत हो रहा है आप बोलोगे तो कुछ तो परिवर्तन, कुछ तो असर पड़ता है। तो वहाँ से मुझे वो कहीं ना कहीं एक अंदर वो मिला कि भाई जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। और वहीं से चीज़ें जो हैं शायद वो ट्रिगर कर गई वहाँ से। तो जैसे कोई भी अगर आपको सुनता है, देखता है, जो आपके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो अगर आप 3 बार बोलेंगे फिर भी मानने को तैयार नहीं होंगे कि आप बैक बेंचर थे या आप इतने शरारती थे क्योंकि आप एक जो स्टूडियस स्टूडेंट होते हैं वो अलग कैटेगरी में आ चुके हैं, जैसे सुंदर पिचाई हो गए नहीं, और जैसे आपने अभी बागी वाली इमेज आपकी बताई, और उसी के साथ साथ आपने अभी जो जर्नलिस्ट है, कुछ जर्नलिस्ट जिनको जूते भी पड़ते हैं उनका जिक्र किया, और उसी पर से आपने खान मार्केट गैंग ये शब्द जो है वो निकाला। तो जैसे खान मार्केट गैंग जो है आज के टाइम पर तो बहुत क्लेम करते हैं कि जैसे उनका जो नैरेटिव है वो काफ़ी सही है, मतलब फैक्चुअल चीज़ें वही आज लोगों के सामने ला रहे हैं। उसमें अगर हम रविश कुमार जी की बात करें तो उनको तो मतलब एक लेबल दिया हुआ है कि उनके जितना जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो कोई नहीं बताता है। तो उनके नैरेटिव के बारे में आपको क्या कहना है? ये लेवल कौन देता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, लेवल किसने दिया। देखिए ये बात ठीक है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। जिस इकोसिस्टम से हम लोग लड़ रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा है उनके पास, दुनिया भर का इकोसिस्टम है। अब आप देखिए ना कि ये किस तरह से करते हैं। बांग्लादेश के अंदर बाढ़ आई, CNN वहाँ पहुँच गई रिपोर्ट करने, और CNN का रिपोर्टर वहाँ, CNN लोग सोचते हैं बहुत बड़ी, CNN वहाँ जाकर कह रहा है कि भारत ने पानी छोड़ा। अब ये फैक्चुअली रॉन्ग है, लेकिन चल रहा है, ठीक है। अब रवीश कुमार जब आप कह रहे हैं, तो अब आप सोचिए उस आदमी का, मतलब वो बहुत बड़ा पत्रकार दुनिया के लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ और जब वहाँ पर वो जो लुम्पिन एलिमेंट थे, जब वो राष्ट्रपति के घर में घुस गए, वहाँ के प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, उनके जब कपड़े निकाल करके उनके अंडरगारमेंट जब वो लहरा रहे थे, रवीश कुमार उसको कह रहा था कि ये एम्पावरमेंट का प्रतीक है, स्टूडेंट्स के एम्पावरमेंट। तो आप अगर इसको एम्पावरमेंट कह रहे हैं तो कल आप तो फिर ये भी कह सकते हो कि ये जो बलात्कारी है बंगाल का, ये भी एम्पावरमेंट का प्रतीक है कि इसमें देखो एक डॉक्टर का, एक जो है हॉस्पिटल का एक क्लर्क टाइप आदमी जो है एक डॉक्टर का रेप करता, तो उसका मतलब एम्पावर हो गया उस डॉक्टर से ऊपर। मतलब ये कहाँ से सोच आती है? तो मुझे इस सोच पे कई बार हैरानी होती है। अब आप देखिए जो कोलकाता रेप पर एक वीडियो आपको रवीश कुमार का नहीं दिखता है, बंगाल में जो होता है उसके ऊपर एक नहीं दिखता है, बंगाल में जो कुछ गलत हो रहा है उसको लेकर एक वीडियो नहीं आता। तो फिर मुझे लगता है कि ये लोग क्या, लेकिन ये लोग कठपुतली हैं बेसिकली, चाहे वो ध्रुव राठी हों या फिर ये हों, ये लोग अपने उससे नहीं करते, इनको कहीं ना कहीं से फीडबैक मिलती है। अब वो आप जॉर्ज सोरस और पूरी बंडली कह सकते हैं, और भी कई लोग हैं
यूएस का पूरा जो है डीप स्टेट है, ये सब ये लोग उनकी कठपुतली हैं। तो ये लोग उनके इकोसिस्टम पे काम करते हैं और वो बड़ा मजबूत इकोसिस्टम है। और ये क्योंकि मजबूत इकोसिस्टम है इसलिए हमें लगता है कि ये जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत इस बात की है इनको फैक्चुअली हम चेक करते रहें, फैक्चुअली हम देखें। अब देखिए अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं हिंदुस्तान में और अब हाँ अचानक बढ़े हैं। अब देखिए कि अभी सामने आया कि कल वो एक गौरी करके एक आतंकवादी है, उसका सारी चीज़ें सामने आ गई कि उसने कहा कि भाई पेट्रोल जितनी पाइपलाइंस हैं भारत में, रेलवे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको निशाना बनाना है, हिंदू नेताओं को निशाना बनाना है। ये उनका पूरा वो है। अब इसी में जो पिछले कुछ दिनों में जो आपको ट्रेन की पटरी पर जो कोई उस्मान, कोई सलीम, ये सब जो रख रहे थे, कोई ये गैस का सिलेंडर रख रहा, कोई ये रख रहा था। अब ये सब क्यों रख रहे थे आप समझ सकते हैं। ये उनके इकोसिस्टम है, ये उनके स्लीपर सेल हैं, ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे थे। तो ये तो समझ में आता है। अब मोहम्मद जुबैर एक जब वो सिलेंडर, आप सोचिए कि आप कोई तो मतलब मानसिक आपका दिवालियापन है कि एक व्यक्ति गैस का सिलेंडर रख रहा है, उसकी तुलना वो एक यूट्यूबर, हाँ उसकी तुलना वो एक ऐसे यूट्यूबर से कर रहा है जो ट्रेन की पटरी पर 1 रुपए का सिक्का रख रहा है। अब आप सोचिए ये कहाँ से आता है, ये सोच कहाँ से आती है। ये सोच आती है हर आतंकवादी को, हर जिहादी को बचाना है और उसको बचाने के लिए कितनी बेशर्मी से आपको जाना पड़े। अब ये बेशर्मी 1 रुपए का सिक्का, अरे बचपन में हम भी रखते थे 1 रुपए का सिक्का यार, हमें ट्रेन को 1 रुपए का सिक्का रखने से नहीं गिर रही है ना। लेकिन गैस का सिलेंडर आप रखोगे यार ट्रेन की पटरी पर, साइकिल रख दोगे, ब्लॉक रख दोगे, तो उसकी 1 रुपए के सिक्के। तो ये सारे के सारे जो है ना, सच बोलूं तो पगला चुके हैं। एक तो ये कि इनका इकोसिस्टम है जो आप कह रहे हैं, दूसरी चीज जो मुझे लगता है ये मोदी ने इनको पागल बना दिया है। मतलब तीसरी बार मोदी का आना, मतलब अब अगर इस बार, हाँ अगर इस बार मोदी को 300 सीटें मिल जाती तो ये लोग कपड़े फाड़ के सड़क पर नंगे नाच रहे होते। ये सच बात है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने तो इन्होंने कह दिया था कि अगर ये रिजल्ट अगर इस बार गड़बड़ हुए तो फिर हम नहीं कह सकते पब्लिक, वो तो उन्होंने एक तरह के कह दिया था। तो वो लोग जो करते करते अब उनको सीटें मिल गई, थोड़ी थोड़ी सीटें मिल गई, 99, किसी को 37, इसलिए उनको लग रहा है कि चलो अगली बार के लिए उम्मीद जाऊँ, वो चुप। लेकिन ये लोग जो हैं जुबैर टाइप लोग, ये कपड़े फाड़ के नंगे नाच रहे होते अगर 300 सीटें मिल जाती, ये पागल हो जाते। क्योंकि ये इनके मन में मोदी को लेकर, और क्योंकि मोदी ने एक नेशनलिस्ट फ्लेवर जो है वो जगा दिया है, हिंदुत्व का एक फ्लेवर जो है देश में आ गया है, तो ये चीज़ें इनको स्वीकार नहीं है, इसलिए लोग पागल हो गए, इसलिए ये सब चीज़ें करते हैं। कुछ समय पहले तक डीडी न्यूज़ की बात है, जो राम भक्त का जो गाना गाने आते थे उनको बंद कर दिया जाता, बोला जाता कि आप ऐसा गाना नहीं गा सकते, जो वो मालिनी अवस्थी जी का है। जी। आज खुलेआम लोग गा रहे हैं, आज लोगों के मोबाइल में रिंगटोन बज रहा है। तो क्या ये जो परिवर्तन हो रहा है इससे जलन है उनको? हाँ, इससे जलन जाहिर सी बात है। कहाँ भारत में राम का नाम लेना एक तरह का अपराध था। हाँ, वो भी कलावा भी है। राम का नाम लेना भारत में जो है, मतलब भारत में हिंदुत्व का कोई भी, अब वो सब छोड़ दो। मैं तो ये भी कहता हूँ, आप तिलक लगाना, भारत में तिलक लगा लो तो लोग कैसे देखते थे। एक दौर था। आज तो लोग तिलक लगाते हैं, मंदिर जाना। मतलब मैं खुद उस मानसिकता से निकला हुआ हूँ जहाँ पे मंदिर जाने को बैकवर्ड हो। मुझे खुद मंदिर जाना मतलब मुझे पसंद है। आज भी मैं उस तरफ से नहीं जाता, लेकिन मेरी श्रद्धा पूरी है। कहा भी था कि पहले जो एटमॉस्फेयर था इंडिया के अंदर, जो एनवायरनमेंट था, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ही पड़ा था। आपने कहा था कि मैं उस समय भगवान को नहीं मानता था। हाँ, मुझे लगता था कि मतलब भगवान को मैं सच मुझे लगता है एक शक्ति है। मतलब मैं भगवान को ऐसा नहीं कि मानता नहीं, लेकिन उसका दूसरे रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि मेरा परिवार जो है वो आर्य समाजी परिवार थे, मेरे फादर आर्य समाजी, उसका वो सारे रीज़न हो सकता है। लेकिन मुझे लगता था कि भगवान क्या मतलब पूजा करना, ये सब चीज़ें मुझे खुद लगता था कि ये बड़ी बैकवर्ड चीज़ें हैं। मतलब जो फॉरवर्ड लुकिंग है वो मंदिर नहीं जाए, ये सब चीज़ें ढकोसलेबाजी होती हैं। हाँ, ये मुझे लगता था। लेकिन आज चीज़ें बदली, लोगों को एहसास हुआ, महसूस हुआ हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का। तो ये लोग इस बात से परेशान हैं कि भारत में जो है राम लोग कर रहे हैं। पहले गांव में लोग राम करते थे, वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने 1992 में, आप आ जाइए 1992 में
कार सेवकों को गुंडा एलिमेंट कहा जाता था। कार सेवकों 1992 में जब पूरा आंदोलन चल रहा था उस वक्त मैं रिपोर्टिंग करता था, उस वक्त कहा जाता था गुंडे लोग हैं अच्छा। जो कार सेवा करने जाते थे, जो लोग कहते थे कि वहाँ पर मंदिर चाहिए। जो मंदिर की बात करे वो माना जाता था कि वो कम्युनल है, मंदिर की बात करना। तो वो पूरा माहौल इस तरह से बना हुआ था। तो उसके कारण जो है ये लोग उन लोगों को इसी तरह का भारत चाहिए था जहाँ पर भारत माता की जय, अगेन मैं अरफा को कोट कर रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं, अरफा खानम शेरवानी, उनका अभी ट्वीट भी है उन पिछले दिनों का। उन्होंने कहा भारत माता की जय एक कम्युनल नारा है, और ला इलाही इल्लल्लाह को उन्होंने कहा ये समग्रता का नारा है। तो ये इसी सोच पे ये लोग चल रहे थे, यही इनकी सोच थी, यही इनके लिए भारत का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, जहाँ पर ईद के लिए जो है वो जो है टोपी पहन के इफ्तार होंगी, लेकिन होली नहीं मनानी है, दिवाली नहीं मनानी है, दिवाली का विश नहीं करना है, होली का विश नहीं करना है, तिलक नहीं लगाना है, मंदिर नहीं जाना। तो इनके लिए भारत का कॉन्सेप्ट ये था, वो कॉन्सेप्ट बदल गया है, इसलिए ये लोग परेशान। आप ये बताइए, फिर मयूर भाई लेंगे। मुझे आप ये बताइए कि जो आप गए थे अयोध्या, उस समय आपने एक वीडियो बनाया था, वायरल भी किया था, आप अंदर से बोल रहे थे, बहुत लोगों ने सुना, बहुत आपने भी कहा कि बहुत लोग रोने लग गए थे। तो उस समय जो हम सोचते थे कि राम का नाम ही लेना बैकवर्ड है और थोड़ा सा फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा मॉडर्न नहीं है, और अब जब लोग वहाँ पे जा रहे हैं, खुद फीलिंग कर रहे हैं कि हाँ वहाँ पे कोई ना कोई शक्ति है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। देखिए चेंजेस हुए हैं, और अब फिर कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का एहसास अभी अभी जाकर हुआ। अब अभी देखिए फीलिंग कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ एक ही वो मूर्ति क्या थी हम सबको पता था, वो तो उसकी कुछ तस्वीरें आ गई थी लगभग और वो मूर्ति इस तरह की होगी, ऐसा होगा, वो सबको मालूम था कि उस तरह की मूर्ति होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके बारे में आ गई थी। तो वो मूर्ति, और कई लोगों ने, जिसमें हमारे यहाँ भी एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी उस मूर्ति को देखा था, क्योंकि जब वो पहले लाई गई मत, तो वो मूर्ति तो पत्थर की मूर्ति लग रही थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब वो पहली बार पर्दा खुला, जब वो पहली बार देखा, वो लगा ही नहीं मूर्ति है। ये चीज़ मैंने अब खुद महसूस करी। मैंने कभी भी, मैं मूर्ति पूजा में बहुत यकीन नहीं करता, आज भी नहीं करता। मैं ईश्वर को मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है भगवान तो कण कण में है। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया, जैसे वो जब आए तो मुझे लगा ये तो रामलला आगे तो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं। मेरे बगल में मेरे प्रोड्यूसर थे, मैंने देखा वो तो उसके वो आवाज, उसके मुंह खुला, आंख से पानी बह रहा है। क्या था ये? लोगों की आंखों में ये क्या था? मतलब लोगों की आंखों में आंसू थे। तो कुछ तो चीज है ना, मतलब एक प्राण प्रतिष्ठा, एक पत्थर को, ये भारतीय, ये हिंदू धर्म है, ये संस्कृति संस्कार है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति को भी भगवान बना देती है। वो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उसको महसूस किया। तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? जबकि आप मूर्ति पूजा में विश्वास मैं नहीं रखता था, मैं आज कह रहा हूँ, मैंने देखा, मुझे लगा यार ये तो राम जी आ गए इसके अंदर, अयोध्या में रामलला आ गए, ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया, इसमें कोई दौड़ नहीं। देश में, पूरे देश में, मतलब सबको, मतलब कितने लोग रोए उस दिन, कितने लोग रोए, पता नहीं। मैंने तो जब वो ट्वीट करा उसके बाद मुझे कितने लोगों ने लिखा कि हमारी यही स्थिति थी, हमारी यही, सब लोग रो रहे थे। बाद में कई लोगों ने, जो लोग बाद में भी गए अयोध्या दर्शन करने, उनकी तस्वीरें भी आए, वो लोग सब रो रहे थे। क्योंकि हम लोग अब काफ़ी बहुत सारे व्यूअर्स भी घर से टीवी में देख रहे थे, कहीं ना कहीं एक लग रहा था कि एक शक्ति है जो हमारे सामने है। आप लोग तो वहाँ से खड़े होकर ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल, तो एक ताकत, तो एक शक्ति है वो। ये जो अभी मतलब कम्युनल हार्मोनी बनाने के लिए जो सेक्युलरिज्म का नारा अभी दिया जा रहा है, तो क्या इसमें रोल प्ले कर रहा है? मतलब जैसे पहले, जैसे आपने कहा कि 1992 में उनको गुंडा कह के संबोधित किया जाता था, तो उस वक्त क्या सेक्युलरिज्म बहुत स्ट्रांग थी, या फिर जो हिंदू है उनको पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर हम सेक्युलरिज्म के आड़ में इतने दब चुके थे कि हम अल्लाह अकबर कूल मान रहे थे, लेकिन जय श्री राम, जैसे आपने कहा कि तिलक नहीं लगाते थे, हम जय श्री राम नहीं बोलते थे। तो क्या इसमें फिल्मों का भी योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है, फिल्मों का योगदान है, सलीम जावेद टाइप ये जो जोड़ियाँ, इनका योगदान है। मतलब आप सोचो ना, सलीम जावेद
कि वो जो फिल्म है, कौन सी है, बिल्ला नंबर 786, जंजीर है दीवार है, कौन सी फिल्म मुझे याद नहीं। अब वो पूरा टाइम विजय जो है, अमिताभ बच्चन नास्तिक है, लेकिन बिल्ला नंबर 786 वो उसके लिए सब कुछ हो जाता है। और वो बिल्ला नंबर 786 को सीने पे लगा घूमता है, मंदिर के चौखट पे जाके कहता है कि मैं तेरे दरवाजे कभी आऊँगा नहीं। तो ये क्या, तो वो इस तरह की चीज़ें थी। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं अपने बचपन के दिनों में जाता हूँ, मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त की जितनी फिल्में मुझे याद है, मुझे ध्यान है अच्छी तरह से, भगवा कपड़ों में कोई दिख जाए तो मालूम होता था कि ये बलात्कारी है, व्यभिचारी है। ये फिल्मों में उसमें दिखाते थे, भगवा कपड़े पहन रखे हैं और मंदिर के अंदर कोई महिला जा रही है, उसके ऊपर बुरी नज़र रखे हुआ है, व्यभिचारी है, वो किसी को गलत बोलेगा, किसी को भड़काए। मतलब भगवा कपड़ों की ये धारणा बनी थी हिंदुस्तान में, ये फिल्मों ने बनाई थी। और यही परसेप्शन जेएनयू के हर एक स्टूडेंट में है। वो आज भी होगा, क्योंकि उनके लिए वो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें टूटी है ना। अब ठीक है, अब जिनके होगा वो है जो जिहादी किस्म के, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आम जनमानस में ये एक धारणा थी, मेरी खुद की धारणा थी, तो मैं कैसे नहीं मानूं बाकी। तो ये सेकुलरिज्म नहीं था, ये सूडो सेकुलरिज्म था। अब आप सोचिए ना, आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, अब आप फिर वही बात आती है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ से हिंदुओं को क्या सिचुएशन है पूरी दुनिया ने देखा। अब आप सोचिए, हमारी भारत भूमि, उसी का हिस्सा पाकिस्तान है, उसी का हिस्सा बांग्लादेश है। पहले पाकिस्तान, वो जो हमारा पूरा भारत था, अखंड भारत था, उसके पाकिस्तान के जो हिस्सा था, वहाँ से हिंदू निकल गए, ख़त्म हो गए। यहाँ से हिंदू ख़त्म हो गए, कश्मीर से हिंदू ख़त्म हो गए। ये कौन सा सेकुलरवाद है? तो अफगानिस्तान से ख़त्म हो गए। सिख कैसे अपने गुरु ग्रंथ साहब को सर पे लेके निकले? तो ये लोग जो है, ये सेकुलरवाद नहीं है, ये हिंदुओं को ख़त्म करने की साजिश है। सेकुलरिज्म की आड़ में इस दुनिया से हिंदुओं को ख़त्म करने की साजिश रची गई। गांधी जी, मैं तो नहीं था, लेकिन गांधी जी चाहे हो, चाहे पंडित नेहरू हो, या उस समय का जो इतिहास है, मैं इतिहास का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, तो गांधी जी ने महिलाओं को, हिंदू महिलाओं का अगर बलात्कार हो रहा है तो शांति से चुप रहो, कोई मुस्लिम वो कर रहा है उसका प्रतिकार, मतलब ये कैसे हो सकता है? तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं समझ आती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सेकुलरिज्म नहीं था ये। आप पूरी तरह से तुष्टीकरण, ये जिहादियों के सामने हथियार डालना था। जैसे जब भारत का बंटवारा हुआ, जिहादियों के सामने हथियार डाले ना, एक जिन्ना जिहादी था, आपने जिहादी के सामने हथियार डाल दिए, और वो किस वजह से डाले वो एक अलग विषय हो सकता है कि आप लोग थक गए थे लड़ते लड़ते। और आज़ादी की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे वर्जन हैं। एक वर्जन ये भी है कि लड़ते लड़ते थक गए थे, दूसरा ये था कि नेहरू जी और बाकी लोगों को लगता था कि जल्दी से कुछ हो जाए, अब बंटवारा हो जाए भले ही देश का, लेकिन हम कुछ बन जाएं तो अपना हमारी ज़िंदगी सेटल हो जाए, क्योंकि अब बुढ़े हो रहे थे सब लोग। ये सारे वर्जन हैं। तो ये जो तो उन्होंने जिहादियों के सामने समर्पण किया, और वो जिहादियों के सामने समर्पण करने की प्रक्रिया लगातार चलती रही। इस देश में सेकुलरवाद के नाम पर कट्टरपंथी मुस्लिम, उनको पाला पोसा गया, जिहादियों को पाला पोसा गया, हिंदुओं को ख़त्म करने की साजिश रची गई। हिंदू ख़त्म हो रहे थे, वो तो ईश्वर की कृपा है कि भगवान का आशीर्वाद है, या फिर वक्त बदलता है। भारत में एक बार फिर से लोग अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति संस्कार को लेकर जागरूक हो रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर जागरूक हो रहे हैं, तो वो लोग अब प्रतिकार करने लगे। तो इसलिए हम लोग सुरक्षित अब हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित तो मैं नहीं मानता, क्योंकि खतरा तो चारों तरफ से है। लेकिन आप ये मानते हैं कि जो पहले की परिस्थिति थी और आज की सुधार हो रहे हैं? किस सेंस में? जैसे पहले आपने माना कि पहले हम लोग भगवा कलर का कोई पेन करा, उस सेंस में सुधार हो रहे हैं, चीज़ें बदल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब देखिए, 90 के दशक से लेकर 2014 तक एक मूवमेंट चलाती है बीजेपी, संघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, और वह अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, वो पूरा मूवमेंट जो है वो राम मंदिर के लिए था, लेकिन साथ साथ उसके पीछे एक और सोच थी कि हिंदू संगठित हों, राम मंदिर को आज़ाद कराने के लिए, राम मंदिर को मुक्ति के लिए हिंदू संगठित, तो हिंदू संगठित हुआ। लेकिन ये 2019 तक की कहानी है ना। 19 के बाद क्या हुआ? 19 के बाद मॉडस ऑपरेंडी चेंज होगी, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं अब वो जाति के नाम पर तोड़ रहे हैं।
अब राहुल गांधी जो कर रहे हैं, पहले भी था मंडल कमांड। पहले भी था, लेकिन पहले क्या था, वो पहले भी तोड़ा। जाति तो चीज़ ऐसी जो हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में जाति की राजनीति कौन करती थी? क्षेत्रीय पार्टियां करती थी। ठीक है, बड़ी पार्टियां क्या करती थी? बड़ी पार्टियां एक अम्ब्रेला बनाती थी जिसमें कई जातियां, और मुस्लिम ले लो, वो अपना अम्ब्रेला बनाती थी। वो इस तरह से ये नहीं सोचती, वो अपना अम्ब्रेला बनाने का सोचती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि हिंदुओं को बांटना है, ऐसा नहीं सोचती थी। उनको लगता था हमारे पास ब्राह्मण है, हमारे पास ठाकुर आ जाए, हमारे पास दलित आ जाए, मुस्लिम आ जाए, हमारा एक अम्ब्रेला बन जाएगा, सरकार बनाने लायक हमारा काम। तो उस तरह की अम्ब्रेला राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों ने जाति के नाम पर करना शुरू किया। यादव के ने किसी पर, किसी ने दलितों के नाम पर, वो एक अलग चीज़ है। अब ये जो इस वक्त जो है, अब राष्ट्रीय पार्टियां जातियों की बात नहीं करती थी। अब आप देख लीजिए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वो जाति के खिलाफ थे। राजीव गांधी कहते थे कि जातियों के नाम पर मैं जो आरक्षण के नाम पर आरक्षण को नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि उससे बुद्धू लोग आ जाएंगे। उनको लगता था आरक्षण से जो लोग आ रहे हैं बुद्धू लोग हैं। वो राजीव गांधी का स्टेटमेंट, राजीव गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था आलोक मेहता को। अभी आलोक मेहता जी ने थोड़े दिन पहले ट्वीट किया, जिसमें राजीव गांधी ने कहा था कि मैं आरक्षण को नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि आरक्षण से बुद्धू लोग सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी कहते थे आरक्षण से बुद्धू लोग आते हैं, इसलिए वो जातिवाद को नहीं। इंदिरा गांधी कहती थी जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। और उनका राहुल गांधी हैं, वो कहता है जाति की गिनती हो, अपनी जाति बताओ। पत्रकारों से पूछते हैं तुम अपनी जाति बताओ। नैरेटिव अभी ये बिल्डअप कर रहे हैं क्योंकि इनका नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली जा रहा है। और इलेक्शन के बाद से हमने देखा है कि वार किया गया था हिंदुओं पे सीधे तरीके से कि तुमको गर्व नहीं होना चाहिए खुद पे, तुम विक्टिमाइज फील नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम मेजोरिटी में हो। तो मतलब ऐसा है कि मेजोरिटी में जो है उन पे कभी अत्याचार हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा अगर होता तो ब्रिटिशर्स तो काफी कम थे, तो इंडियंस पे कैसे वो रूल कर सकते थे। और उसके बाद जो सेक्युलरिज्म की वेव अभी लाने की कोशिश की जा रही है नैरेटिव के थ्रू, कि तुम अगर हिंदू होने पर गर्व महसूस कर रहे हो, मतलब तुम एकदम बैकवर्ड हो गए हो। मतलब तुमको है ही नहीं, ह्यूमैनिटी नहीं है। मतलब ह्यूमैनिटी के लेवल पे वो रखा जा रहा है। और ये नैरेटिव बिल्डअप करने में क्या वो सक्सेसफुल हुए हैं अभी? क्योंकि अभी देखा जाए तो जो उनकी रीच बढ़ रही है, जिस तरीके से फेक नैरेटिव की बोलिए जो भी है, रीच काफी ज्यादा उनकी बढ़ रही है हर तरफ से। छोटे कोई इन्फ्लुएंसर्स हो तो बड़े बड़े नेता हो, तो वो ये सब कुछ नैरेटिव जो है स्प्रेड कर रहे हैं। तो क्या वो उसमें सक्सेसफुल हुए? कुछ हद तक तो सक्सेसफुल हुए हैं। अगर समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर पहुंच जाती है, आज समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है अगर आप संख्या के हिसाब से, सीटों की, लोकसभा सीटों। आप सोचिए सिर्फ एक राज्य की पार्टी है, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस 99 पर पहुंच गई। हालांकि मैं ये मानता हूं इसमें बीजेपी की भी गलतियां हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने गलतियां नहीं की, बीजेपी ने बहुत गलतियां की। बीजेपी ने टिकट बांटे जिस तरह से, बीजेपी जिस तरह से अति आत्मविश्वास में रही, जिस तरह से जेपी नड्डा का बयान आया कि हमें संघ की ज़रूरत नहीं है ना, हम तो, ये बीजेपी की भी बहुत सारी गलतियां रही। लेकिन अल्टीमेटली ये लोग कामयाब रहे। तो इसका मतलब ये है कि नैरेटिव कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है, ये स्ट्रांग हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मजबूत हुए हैं। अब यहाँ से एक नई चुनौती हमारे सामने, हिंदुस्तान के सामने शुरू हो गई है। अब इस नई चुनौती से कैसे लड़ना है ये हमको तय करना है। इस नई चुनौती का सामना हम कैसे करेंगे ये हम सबको तय करना है, नहीं तो खतरा बड़ा है। नहीं, और जैसे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आज वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नैरेटिव है, जो उनका फेक नैरेटिव है, उसको काउंटर किया जाए, और काफ़ी लॉजिकल तरीके से हो रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक जैसे उन लोगों को, जो कांग्रेस है, जो अपोजिशन है, जितनी भी अपोजिशन है, सब वीडियो शेयर करते हैं। इनफैक्ट उनको कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ती है कि हमने वीडियो शेयर कर दिया उनका। लेकिन आज वही सपोर्ट जो है, जो उनको काउंटर कर रहे हैं, जो देश की एक्चुअल में उनको देश का डिफेंड करना है, तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको आप राइट विंग कहते हैं, दुनिया राइट विंग कहती है, या जो भी नेशनलिस्ट कह लीजिए, राइट विंग कह लीजिए, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है उनका कोई इकोसिस्टम नहीं है। हाँ, बिल्कुल यूनाइटेड नहीं है। वो लोग एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते। मुझे इस बात का मतलब, अब मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, अब ये तो वक्त बताएगा कौन कितना नेशनलिस्ट है और कौन कितना, क्योंकि अभी तो सरकारें हैं तो बहुत सारे लोग आपको दिखते हैं। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जब अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई तब सुधीर चौधरी क्यों चुप थे? और जब सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR हुई देश भर में,
तो अर्णब गोस्वामी चुप क्यों थे? आप दो जब टाइम बोल जब जब रिपब्लिक पर अटैक होता है, तब भी आपने बोला था। एग्जैक्टली जब रिपब्लिक पर अटैक होगा तब जो है आज तक वाले कुछ चुप बैठेंगे या एंजॉय करेंगे। जब आज तक पर कुछ किसी पत्रकार पर होगा तो रिपब्लिक चुप बैठेगा। ये ऐसे इकोसिस्टम नहीं बनता। आपने देखिए, वायर का पत्रकार अगर होगा, उसके खिलाफ कुछ हो जाए तो वायर के कॉम्पिटिटर कौन है, प्रिंट हो सकता है, बाकी हो सकता है, क्विंट हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं देखते कि हमारा कॉम्पिटिटर है, वो उसके लिए मिल के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ देखा जाता है राइवल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राइवलरी खड़ी हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं अरे नहीं, उसके लिए क्यों बोलना। अगर रिपब्लिक का पत्रकार पकड़ा जा रहा है तो भाई आप क्यों नहीं बोल रहे? हमारा केस बढ़ जाएगा। कल को नहीं, उनको पता नहीं क्या कल को आपको लगता है कि आपके ऊपर नहीं हो सकता, आपके ऊपर भी होगा। तो ये दिक्कत है राइट विंग के लोगों में। जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होते। और हमारे पास कोई जॉर्ज सोरस नहीं है कि जो सबको फंड कर सके, जोड़ सके। जॉर्ज सोरस बिल्कुल कमीना किस्म का आदमी है, उसके जितनी गालियां दूं कम है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास एक जॉर्ज सोरस क्यों नहीं है? एक जॉर्ज सोरस होता अपनी तिजोरी खोल देता, एक जॉर्ज सोरस होता सबको एकजुट करने के लिए कर देता, तो शायद हमारा भी इकोसिस्टम स्ट्रांग हो जाता। लेकिन हमारा कोई जॉर्ज सोरस नहीं है, हमारा कोई नहीं है। लेकिन जो लोग जुड़े हैं वो कॉज से जुड़ जाते हैं, सिर्फ इतना ही होता है। लेकिन हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल नहीं है। मुझे कई बार लगता है कि अगर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, फर्ज कीजिए कि तमिलनाडु में वहाँ का मुख्यमंत्री या उनका बेटा कह रहा है कि सनातन जो है डेंगू मलेरिया मच्छर है, मुझे लगता है हमारे शंकराचार्य क्या कर रहे हैं। सही बात। कुछ शंकराचार्य मोदी जी के ऊपर बाकायदा अटैक करते हैं। मतलब हमारे शंकराचार्य क्या अंबानी की शादी में पूड़ी खाने के लिए हैं क्या? कि मतलब अंबानी की शादी में पूड़ी खाने आप जाओगे और हिंदुत्व पर कोई अटैक होगा तब आप नजर नहीं आओगे? तो शंकराचार्य तो ये लगता है। इसी तरह से धर्म गुरु, हमारे जितने धर्म गुरु हैं, प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि अगर कोई एग्जैक्टली इनका प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। क्या आप सोचिए ना कि मतलब हालांकि कुछ जो कथाकार हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनको मैंने देखा वो अपनी कथाओं में बोलते हैं, बागेश्वर बाबा बोलते हैं, वो बाकी लोग भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कलेक्टिवली एक एफर्ट हो तो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? क्या हिंदुत्व के नाम पर या भारत के नाम पर पैसा की कमी है? किस चीज़ की कमी है? तो कमी सिर्फ ये कि हमारा इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि कुछ कोशिशें हो रही हैं जो मेरी जानकारी में, वो कितनी सफल होंगी मैं नहीं जानता। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने 10 साल खो दिए हैं। कोई भी इकोसिस्टम विपक्ष में रहकर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन सत्ता पक्ष में रह के इकोसिस्टम बनाना आसान होता है। लेकिन वो लोग विपक्ष में बना, वो क्योंकि उनका 60 साल से बना है ना, उनका 60 साल से इकोसिस्टम बना है, उस इकोसिस्टम में वो चल रहे हैं। और आज भी उनका भारत में इकोसिस्टम नहीं है ना, लेकिन उनका आदमी तो बीबीसी में बैठा है, उनका आदमी न्यूयॉर्क टाइम्स में बैठा है, उनका आदमी वॉशिंगटन पोस्ट में बैठा है। तो वो तो उनका सिस्टम तो है, बना हुआ है ना, तो उसको इसलिए। लेकिन हमारा सिस्टम बनाने की कोशिशें जो है वो 10 साल में नहीं हुई है। जिक्र करूंगा कपिल मिश्रा, उन्होंने कोशिश की थी कि एक इकोसिस्टम बनाया जाए राइट विंग का। आपको लग रहा है सक्सेस हो रहे हैं? पहले बहुत एक्टिव थे कपिल मिश्रा, लेकिन अब वो बीजेपी के मंच पर हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के। तो हो सकता है राजनीतिक चीज़ें थोड़ा ज़्यादा उनको अब और क्योंकि वो बीजेपी के उपाध्यक्ष हो गए हैं तो शायद बहुत सारी चीज़ें वो खुलकर कह भी नहीं सकते। अब जैसे मान लीजिए, इस देश में एक दुर्भाग्य की बात क्या है पता है? इस देश में दुर्भाग्य की बात यह है कि आज कोई सच सुनना नहीं चाहता, सच कहना नहीं चाहता। अब कंगना रनौत ने क्या झूठ बोला? फैक्चुअली करेक्ट थी। कंगना रनौत ने जो बात बोली एक एक फैक्ट बोला। उसने कोई अच्छा, कल क्या हुआ, मैं कहीं बैठा था तो मुझे किसी ने ऐसी बहस करने लगे और उन्होंने कहा कुछ भी बोल देती है। मैंने कहा कुछ भी बोल देती है? मैंने निकाला, मैंने खबर दिखाई, मैंने बोले ये कब हुआ था? हाँ। मैंने कहा ये कब हुआ? तो आप सोचिए ये इकोसिस्टम कैसा है कि जहां पर आंदोलन हो रहा है उनके टेंट सिटी के अंदर महिला का सामूहिक बलात्कार होता है। ये मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव 10 दिन तक उसको पता था। 10 दिन तक ये आदमी बोलता नहीं है, बताता नहीं है। इसको मालूम था कि वहाँ पे सामूहिक बलात्कार हुआ, ये बलात्कार को बारे में बताता नहीं। 10 दिन तक बलात्कार की खबर दबा के रखी जाती है। इस देश में आज लोग कह रहे हैं कंगना ने क्या बोली, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे। अरे कंगना ने जो बोला उसको फैक्ट चेक तो कर लो। लेकिन अब दुर्भाग्य क्या, दुर्भाग्य है कि कंगना के हक में बीजेपी भी नहीं बोल सकी।
क्यों नहीं बोल सकी? अब उसमें यह है कि कंगना की टाइमिंग खराब है। कंगना ने जो बोला अभी हरियाणा के चुनाव है। अब बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को लगता है कि अगर ये इस बात पर हम अडिग रहे तो फिर जो है चुनाव में, हरियाणा चुनाव में नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने किनारा कर लिया। कंगना रनौत को कहा कि भाई नहीं, इस तरह के बयान मत दो। लेकिन तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आज हम सच सुनना ही नहीं चाहते। सच तो है। खुद के सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि बीजेपी आइडियोलॉजी यानी कि चुनावी लाभ के चलते आइडियोलॉजी से, विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। देखिए, ये बात बीजेपी के सपोर्टर बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है आपकी आइडियोलॉजी कब बचेगी? अगर सरकार आपकी नहीं होगी तो आप आइडियोलॉजी क्या मंदिर में घंटा बजाते रहिए आइडियोलॉजी लेकर? आपकी आइडियोलॉजी इसलिए है क्योंकि देखिए, एक बात है, नरेंद्र मोदी से जो बड़े हिंदूवादी हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं, वो ना कुछ ज़्यादा उम्मीद करते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप क्या चाहते हो? देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, वो क्या सड़क पर उतरकर और जो है वो इस तरह की बयानबाजी करे हिंदू मुस्लिम की? वो देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। मैंने एक स्वामी जी को सुना था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा, आप अपने प्रधानमंत्री से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर आपका प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगा के, गले में जो है रुद्राक्ष की माला पहन के, भगवा कपड़े पहनकर, सिंबॉलिक, उसके बाद वो गंगा जी में उतरकर बाबा विश्वनाथ को प्रणाम कर रहा है, इससे ज्यादा कोई संकेत है क्या? एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज दिया गया। बोले इससे ज्यादा प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करो। आज अगर सोचिए, लोग कहते हैं कि ये देखिए, यो बाबा योगी आदित्यनाथ को देखो कैसे ठोक कर बोलते हैं हिंदुत्व के लिए। लोग कहते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा कैसे ठोक के बोलते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं हेमंत विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, वो नरेंद्र मोदी के डिप्टी हैं। अगर नरेंद्र मोदी कंगना को, बीजेपी अगर कंगना को कह सकती है बयान मत दो, तो हेमंत विश्व शर्मा को भी कहा जा सकता है कि ये मत करो। योगी आदित्यनाथ को भी कहा जा सकता है कि भैया ये जिहादियों को इस तरह से उनके बुलडोजर मत चलाओ। लेकिन इनको कहीं ना कहीं से, इनको ये सब चीजें कर पा रहे हैं ना। तो आप ये सोचो, अब मुझे इतना खराब लगता है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को निजी तौर पर जानता हूं जो बड़े कट्टर हिंदूवादी हैं और उनको लगता है कि नहीं मोदी ने, हाँ, अजीत भारती का जिक्र नहीं, अजीत भारती से भी पुराने, मेरे कुछ पुराने पत्रकार दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका किसी का, कुछ मेरे निजी तौर पर भी मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, कट्टरवादी। उनको लगता है नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, नरेंद्र मोदी ने जहाज। भाई वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, और वो भी एक ऐसे इकोसिस्टम से, आप सोचिए ना, नरेंद्र मोदी किस किन से लड़ रहे हैं आज? पूरी अमेरिकी डीप स्टेट से लड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। भारत को खत्म करने के लिए लोग बैठे हैं। मुझे भी कई बार लगता है, मैं भी कई बार सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी ने गलत किया, अमित शाह ने गलत किया। ये जो किसान आंदोलन के लिए बैठे थे, इनको उठाकर फेंक देना चाहिए था। ये लगता है कि भाई ये तो बदमाशी कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी ने इनको एक ब्रीदिंग स्पेस दी, उससे थोड़ा नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत कुछ नुकसान हुआ। लेकिन उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण भारत बांग्लादेश नहीं बन पाया। सही बात है। हम लोग बहुत सारे लोग ताली बजा रहे थे और बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे जब शेख हसीना वहाँ पे जो आंदोलनकारी थे उनसे कड़ाई से निपट रही थी। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आर्मी की वो आती है और आर्मी के ऊपर पत्थर मारा था, पुलिस वाला निकलता, ठाए गोली मारा, लाश को उठा के फेंका, खत्म। लोगों ने कहा हाँ ऐसे निपटना चाहिए। लेकिन ऐसे निपटने का अंजाम क्या हुआ? वो लोग मौका मिल जाता है। डीप स्टेट को मौका मिला, जिहादियों को ये प्रचार करने का मौका मिला कि देखो ये तो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, और लोगों को एक तरह का दिखाने का मौका मिला कि ये, और अल्टीमेटली जो सेना के अंदर भी उनके सपोर्टर थे या सेना के अंदर जो जिहादी थे, उन्होंने शेख हसीना को कहा हमने हथियार नहीं उठाएंगे। तो बांग्लादेश रातों रात थोड़ी बनता है। तो अगर नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने थोड़ी ढील दी, शाहीन बाग बन जाने दिया, थोड़े दिन शाहीन बाग को नहीं हटा पाए, थोड़े दिन आंदोलनकारियों को नहीं रोक पाए, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो उनका एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो थी उसको उन्होंने
ध्वस्त किया। नहीं तो भारत को हो सकता है ये लोग, बांग्लादेश तो आज बांग्लादेश बना, हो सकता है शाहीन बाग के समय हिंदुस्तान बांग्लादेश बन जाता, क्योंकि चिकन नेक काटने की तो शर्जील इमाम ने तैयारी कर ली थी। हो सकता है किसान आंदोलन के दौरान भारत बांग्लादेश बन जाता, क्योंकि उसने तो कह दिया टिकैत ने कि भैया हम तो उसी दिन तैयारी कर ली थी, संसद पे कूच कर देते। आप सोचिए अगर संसद पे कूच कर जाते ट्रक के वो जो ट्रैक्टर आए थे, तो हर चीज का मुझे लगता है हमको थोड़ा सा बैलेंस तरीके से सोचना चाहिए। के हिसाब से बहुत सोचा समझा डिसीजन था उन पर कोई कार्रवाई न करने का? मुझे लगता है नहीं, सोचा समझा नहीं, मैं नहीं कहता कि बहुत सोच के, हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो सकता है जैसे इस बार इन्होंने करा कि इस बार इन्होंने शंभू बॉर्डर पर रोक दिया, आने नहीं दे रहे, वो सब चीज़ें इस बार हो सकता है पहले भी था। लेकिन ये भी हो सकता है ना भाई, आप इतना बड़ा देश चला रहे हो और आपके इतनी एडवर्स सिचुएशन है, इतनी एडवर्स लोग हैं, इतने पावरफुल लोग आपके एडवर्स हैं, तो उन सब के बीच बैलेंस करने में कई बार गलतियां हो सकती हैं। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने बड़ी गलती नहीं, हो सकता कोई गलती करी हो, लेकिन मोटे तौर पर उनकी इंटेंशन देखनी चाहिए। उनकी इंटेंशन तो भारत को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, वो उसके लिए थोड़ा बहुत हमको जो हुआ वो देखना चाहिए। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो लोग भी उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। फिर कह रहा हूँ, मैं कंगना रनौत के साथ 100% खड़ा हूँ, लेकिन अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार चली जाएगी एक बयान से, तो क्या वो बयान उस समय आना चाहिए था? शायद, मतलब कंगना रनौत नहीं कहे, बाकी लोग, अशोक श्रीवास्तव कहे, मृत्युंजय कहे, मयूर कहे, हम लोग कह रहे हैं, कहते हैं, लेकिन कंगना रनौत को, क्योंकि वो सांसद हो गई हैं, पार्टी से जुड़ गई हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा देखनी चाहिए। और शायद उनके बयान से हो सकता था कि फार्मर प्रोटेस्ट को फिर एक बूस्ट मिल जाता। एग्जैक्टली, बूस्ट मिल सकता है। आप बूस्ट थोड़ा सा देखिए ना, उछलने लगे थे ये लोग, उछलने लगे थे। अब कांग्रेस भी उछलने लगी थी, इस्तीफा मांगने लगी, ये वो करके फ्रंट पेज पे स्पेस। हाँ, तो फिर ये चीजें हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी क्या होता है कि जो माहौल है उसमें सच भी जो है ना, मौके पर बोलना चाहिए, सच को देख करके, और आप कहाँ पर हैं, कौन है, वो चीजें आपको थोड़ा सा सोचनी चाहिए। लेकिन जो ये नैरेटिव जो बिल्डअप इन्होंने किया, जिस तरीके से अभी कंगना रनौत ने, अब जैसे आपने भी बोला कि आपके पहचान के थे, उन्होंने कहा कि कुछ भी बोल देती है, तो ये नैरेटिव बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ। जैसे कंगना रनौत का स्टेटमेंट आया, वही क्लिप कट करके जो बता देते हैं, तो उन्होंने जैसे स्प्रेड किया वैसे सब लोगों का फटाफट आने लगे, जिससे कि जो उनको स्टेटमेंट सोचने का भी मौका नहीं मिला कि सही है या गलत है, तो उनका एक परसेप्शन जो है बिल्डअप होना शुरू हो गया। वैसे ही सेम अभी हाल ही में हुआ, यूपी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए अभी एक कानून लाया कि 8 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। वैसे ही ध्रुव राठी का एक ट्वीट आ जाता है कि ये जो है एकदम ब्राइबरी की जा रही है इन्फ्लुएंसर्स के साथ, उनको शेम किया जाना चाहिए। तो ये इतना फास्ट तरीके से बिल्डअप होता है कि जहां सच है, क्योंकि कुछ साल पहले, मतलब एक ही साल पहले अगर देखा जाए तो राजस्थान गवर्नमेंट बोलो, पंजाब गवर्नमेंट बोलो, इवन इसी के साथ जो अभी इन्होंने लाया यूपी ने, कर्नाटका गवर्नमेंट जो उन्होंने भी लेकर, आप सोचो ना, जो लोग जॉर्ज सोरस और ये पता नहीं किस किस का पैसा लेते हैं, वो दूसरों को ब्राइब बता रहे हैं, मतलब गजब है ये भी। हाँ, मतलब, और जॉर्ज सोरस तो मैंने कह दिया, मालूम नहीं कांग्रेस ने तो अपॉइंट किया था इस बार। आप देखिए पुण्य प्रसून वाजपेयी के, अब आप एक चीज़ उठा के देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोग हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी आएंगे, हाथ हिलाएंगे, अब सरकार गई, वो 2014 के बाद से उनकी हर तीसरी वीडियो, इस बार मोदी का साफ, इस बार मोदी, अब मोदी की चुनौती बढ़ गई, अब मोदी, अरे आप 2000 तो क्या फ्री में बना रहे होंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप, मतलब आप, मैं एक और ये क्रांतिकारी अभिसार शर्मा जो है, वो अपनी वीडियोस में आते हैं और सीधा शुरू कर देते हैं, इनको शर्म नहीं है, इनको शर्म, जैसे राहुल गांधी का ट्वीट बताते हैं, और राहुल गांधी ने देखो क्या। तो क्या ये सब क्या पैसे लेके नहीं कर रहे, क्या फ्री में कर रहे हैं क्या? तो और हालांकि इनमें से कुछ लोग फ्री भी कर रहे होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों फ्री कर रहे होंगे? क्योंकि इस देश में, भारत में, मोदी को गाली देना अपने आप में एक बिजनेस है, धंधा है। मोदी को गाली दो, उसका आपको पे मिलता है। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी नहीं देगी तो आपको एक इकोसिस्टम देगा। अब इनका इकोसिस्टम क्या है कि आप, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे वीडियो पे कितने आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अभी मैं मोदी को गालियां देनी शुरू कर दूं, आप 100% आपकी शुरुआत 10 लाख से होगी वीडियो की, क्योंकि वो पूरा इकोसिस्टम है जो नरेंद्र मोदी को डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हरा पा रहा है। तो उसका क्या है, उसका लगता है कि जो मोदी को गाली दे उसके खड़े हो जाओ, उसके पीछे खड़े हो जाओ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनको कोई तमीज़ नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, लेकिन रवीश कुमार को फॉलो करते हैं। उनको एक सच, उनको सच झूठ से कोई मतलब नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ ना, कल जब मैं बैठा था, जिसका मैं बात कर रहा था, एक पूर्व सांसद के साथ मैं बैठा था,
बीजेपी के थे? हाँ नहीं, बीजेपी के नहीं थे, दूसरी पार्टी के, यूपी के एक पूर्व सांसद के साथ बैठा था। तो उन्होंने कहने लगे, उन्होंने कहा ये कंगना पे होगी बहस, कंगना पे। मैंने उनको कहा ये खबर दिखा दूं, तो उन्होंने बोला जी सारा मीडिया झूठ बोलता है। तो मैंने कहा, बोले मैं तो जी टीवी देखता ही नहीं, आजकल मीडिया झूठ। मैंने कहा जी मैं बीबीसी की खबर दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो अच्छा बीबीसी की खबर है? मैंने कहा बीबीसी की खबर है, मैं आपको आज तक की या डीडी न्यूज़ की खबर नहीं दिखा रहा हूँ। तो बोले हम तो टीवी देखते नहीं, सारा मीडिया झूठा है। अच्छा। अब आप सोचो, ये रवीश कुमार ने क्या, रवीश कुमार ने कि टीवी मत देखो, ठीक है, एक बार कहा था मुझे देखो, ठीक है ना, और काली करके बैठ जाते थे स्क्रीन जब वो तो ये गोदी मीडिया है, ये सब इन्होंने इस तरह की तो इस तरह की। अब उस आदमी को, वो जो पूर्व सांसद रहा है, उसको इतना नहीं पता कि रेप हुआ है भाई साहब, बलात्कार वहां हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, उस लड़की की मौत हो गई है। उसका बेचारा पिता जो है रोते बिलखते पुलिस में कंप्लेंट लिखा है। उसके बाद ये भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसके ऊपर दबाव था, बेचारा चुपचाप चला गया बंगाल। उसने अपने केस को परस्यू भी नहीं करा, क्योंकि डर के मारे उसको लगा कि इन लोगों से कैसे। अब आप इसको, मतलब आप इसको मानने को तैयार नहीं है, सांसद मानने को तैयार, आप ये मानने को तैयार नहीं है आप, लेकिन ये मान लेंगे कि भारत में जो मिस इंडिया है उनमें कोई अल्पसंख्यक नहीं है। अरे भाई साहब, अकल के अंधो, भारत की पहली मिस इंडिया एक मुस्लिम थी, और 24 मिस इंडिया भारत की मुस्लिम हो चुके। मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, 24 से ज्यादा, आदिवासी हैं, उसमें दलित हैं, उसमें ओबीसी हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं दिखता। वहां राहुल गांधी ने कह दिया, ओ क्या क्या तालियां। जब राहुल गांधी का हुआ, आप देखिए, जब राहुल गांधी कह रहे थे, पब्लिक क्या खुश हो रही थी। अरे भाई पढ़ तो लेते, कुछ पढ़ तो लेते, कुछ देख तो लेते राहुल गांधी। और इनकी ताकत क्या है? इनकी ताकत है इनकी बेशर्मी और इनकी गेंडे जैसी खाल। आप और मैं अगर एक फेक ट्वीट कर दें, हम 4 दिन बाद हम फेक पकड़ा जाएगा। तो इतनी, मैंने एक बार एक ट्वीट कर दिया था, उसको जुबेर ने फैक्ट चेक करा। वो ट्वीट भी क्या था, मैंने उसमें लिखा कि एनडीटीवी की वैन जलाई गई जब सीए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे लखनऊ में। वो एनडीटीवी की नहीं, बीबीसी की थी। वैन जली थी, मीडिया पर हमला हुआ था, लेकिन मेरा फैक्ट चेक किया गया कि भाई फेक न्यूज़। अब उसको लेकर मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, जबकि खबर वो सच्ची थी, लेकिन एक उसमें फैक्ट मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। लेकिन ये लोग ऐसे बेशर्म लोग हैं, एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ। अब आप देखिए, भारत में एक यूट्यूबर, एक 2-3 हैं, और उनके कुछ फैक्ट, एक महिला यूट्यूबर है, और उनके कुछ कार्टून टाइप है। कार्टून टाइप कहूँगा तो सब लोग समझ जाएंगे कौन है। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, फुटेज मिलेगी, क्योंकि उनका एक चीज़ पे मैंने लिख दिया था कि कार्टून टाइप महिला कौन है। तो उनको इस बात पे गुस्सा आ गया था कि मैं उनको पहचानता नहीं। अरे भाई मुझे सचमुच नहीं पता भाई, मैंने आपका यूट्यूब चैनल नहीं देखा, आप बहुत बड़ी पत्रकार होंगी, मैंने नहीं देखा, मेरी अज्ञानता है। तो उनको इस बात पे गुस्सा आ गया, मैंने लिख दिया कि कार्टून ये महिला कौन है। तो उनको लगा इतनी बड़ी पत्रकार को नहीं है। खैर, तो उनके गेस्ट हैं कुछ फिक्स। अब उनके आप 8-10 वीडियो जो है ना, 2 चुनाव के बाद से देखने लगी है। चुनाव में उनका क्या नैरेटिव था? चुनाव में कहते थे इस बार मोदी गया, इस बार मोदी गया। मोदी तो 150 सीटों पर सिमट गया, कांग्रेस आ रही है, राहुल आ रहे। चुनाव से पहले जैसे चुनाव नतीजे आए, मोदी 240 पे तो पहुंच गया है, लेकिन 80 सीटों में गड़बड़ी से पहुंचा है। ठीक है, 80 सीटों में इन्होंने फिर उसके बाद मोदी मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि मोदी को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। चंद्रबाबू नायडू ने मना कर दिया, और इसने मना कर दिया, नीतीश कुमार ने मना कर, साफ दरवाजे बंद कर दिए। चंद्रबाबू नायडू ने इनके वीडियो वैसे दरवाजा दिखा दिया अमित शाह को उठ के चला गया, फोन नहीं उठाया। अब ये इनके सारे वीडियो, फोन नहीं उठाया। तो क्या माहौल बना है कि 240 आ गई, सरकार फिर भी नहीं बनेगी। उसके बाद जब सरकार बन जाती है, दोनों का सपोर्ट हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि ये सरकार बजट तक चलेगी, बजट में इनको कुछ नहीं मिलेगा, बजट के बाद सरकार गिरी। ठीक है, अब बजट आ गया, बजट चला गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भाई साहब ने बेशर्मी से अगला ट्वीट कर दिया कि ये 15 अगस्त तक की सरकार है। 15 अगस्त को लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये भाषण क्या देंगे। अगर इन्होंने सेकुलरवाद पर और इस सब पे नहीं बोला तो अब की सरकार गई। 15 अगस्त का भाषण खत्म हो गया, अभी भी है। अब अगला कुछ और लाएंगे, अगला
तो ये कैसे, मतलब मुझे लगता है, और मतलब ये लोग तो जाहिल हैं, और ये लोग चलो मान लो पैसे के लिए कर रहे हैं, ये लोग मोदी से नफरत के चलते कर रहे हैं, भैया इनके जो फॉलोअर हैं वो कैसे जाहिल लोग हैं कि उनका एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ, कितने झूठ आप देखोगे भाई, कितने झूठ आप सह सकते हो। मतलब वो आदमी रोज आकर अपना YouTube बनाकर वो रोज आपको जूता लगा रहा है कि तुम देखो बेवकूफ हो, आप उसका लाइक दबा रहे, टन वो जूता मार रहा है कि तुम बेवकूफ हो, घंटी बजाओ। उसके बाद वो दोबारा आता है, फिर दोबारा जूता मारता है, कहता है घंटी बजाओ, आप घंटी बजाओ, फिर तीसरी बार आता है, फिर जूता मारता है, आप रोज उसके जूते खा रहे हो और ताली बजा रहे हो, हाँ, और आप कह रहे हो बड़े खुश हो रहे हो। वो आपको रोज जूता मार रहा है, रोज आपके सामने झूठ परोस रहा है, रोज आपको गलत जानकारी दे रहा है, आप टन 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 उसकी घंटी बजा रहे हो। जैसे आपने अभी राइट विंग के बारे में बोला कि वो एक इकोसिस्टम बनी नहीं है, जैसे कि लेफ्ट विंग वालों की प्रॉपर इकोसिस्टम है जो सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम टूटने की वजह से या फिर सेग्रीगेटेड होने की वजह से जो एक नैरेटिव है जो सही तरीके से पहुंचना चाहिए था, काउंटर होना चाहिए था लेफ्ट विंग का, वो नहीं हो पा रहा है। अब यही चीज को अगर हम जाति जनगणना जो है इससे जोड़े तो क्या ये इस पे भी बैठता है कि जब वही चीज टुकड़ों में है तो वो सही तरीके से बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो जातियों में अगर तोड़ा जाए तो देश भी टूट सकता है। मतलब ये जो जाति के नाम पे किया जा रहा है, क्या सिर्फ ये सत्ता पाने के लिए किया जा रहा है, वोट बैंक के इससे किया जा रहा है, या पूरे देश को डुबाने के लिए किया जा रहा है? देखिए क्या है कि कांग्रेस को समझ आ गया कि भाई जातियों के आधार पर तोड़ा जा सकता है हिंदुत्व का वो वोट जो है बीजेपी ने किया। तो अब राहुल गांधी क्या कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं वो जो बीजेपी का 36-37% जो इंटैक्ट वोटर है वो तो हिंदू वोटर है ना, उसमें कोई मुस्लिम वो नहीं है, बाकी कुछ हो, तो हिंदू प्योर वोटर है। तो उनका पूरा फॉर्मूला है कि 37% वोट जो बीजेपी का इसको बांट दो तो बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी। कांग्रेस भले ही 125 ले 150 ले, उससे मतलब नहीं है, वो जितनी भी लेगी मिला जुला के लोग सरकार बना लेंगे। तो अल्टीमेटली नुकसान तो देश का है ही, अगर देश में इस तरह की सरकार होगी तो फिर वो नुकसान है। लेकिन वो सीधा सीधा जीत का फॉर्मूला, विनिंग फार्मूला है कि हिंदुओं को बांट दो। अब इसीलिए राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक भी कहा। मैं बड़ा सोचा, उसके बाद मैंने ये इस पर पहुंचा। तो राहुल गांधी ने बड़ा सोच समझ के कहा कि हिंदू जो है हिंसक होता है, फिर उन्होंने कह दिया कि बीजेपी का हिंदू हिंसक होता है। तो उसके पीछे सोच क्या है कि जो बीजेपी का 36-37% जो हिंदू वोटर है उनमें से 5-10% ये सोचने लगे कि यार बीजेपी का हिंदू हिंसक होता है, मैं हिंसक नहीं हूँ, क्योंकि वो सेकुलरवाद का कीड़ा लगा, इंजेक्शन दिया गया है। तो जिस दिन हाँ, तो वो डिटैच हो, तो वो डिटैचमेंट के लिए, वो तोड़ने के लिए कि एक तरफ आपने जातियों के नाम पे अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ लिया और बीजेपी का 37% काट दिया, मुस्लिम जो है आपका जो 15-20% है उसको आप एक साथ लाओ, तो आपका एक विनिंग फार्मूला बन जाता है। तो वो उसी पर काम करते हैं। तो राहुल गांधी का तो ये है, और ये मैं मानता हूँ देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, ठीक है, मैं आरक्षण को मैं मानता हूँ, आरक्षण को लेकर आज बहुत कुछ गलतियाँ होती हैं, बहुत कुछ राजनीति होती है, और आरक्षण अब एक ऐसी मुकाम पर चीज़ें पहुंच गई हैं कि जैसे मैंने कंगना रनौत को लेकर का, आरक्षण को लेकर कोई सच नहीं बोल सकता इस देश में। बोलेगा तो उसको जूते पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, क्या अंजाम हुआ आपने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था गलत नहीं कहा था कि जो पिछड़ी जातियों में भी पिछड़ियाँ उनका, लेकिन वो नहीं। तो आरक्षण को लेकर कोई, लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ अपना बात बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था, जब मंडल कमीशन आया था, उससे पहले हम लोग कॉलोनी के 5-7 दोस्त थे, हमको पता भी नहीं था, हमारे लोगों में एक लड़का जो है वो दलित भी सफाई कर्मचारी परिवार से था। अच्छा। हमको नहीं पता था, हम उसके घर में जाते थे, उसके घर में खाते थे, वो हमारे घर, हम द मोमेंट मंडल कमीशन जब आया तब पहली बार हमको एहसास हुआ कि हम दोस्तों में जातियां किसकी कौन सी हैं। उससे पहले हमको नहीं पता था कौन से, हम सोचते ही नहीं थे, हम तो शहरों में रहने, और मैंने इस पर नवारा टाइम्स में उस समय मैंने आर्टिकल भी लिखा था, वो नवारा टाइम्स से छपा भी था। उस समय पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी जाति क्या है, उससे पहले हमने कभी नहीं सोचा था। तो ये सारा खेल जो है जाति में बांटने का, ये सारा ये रहता है। तो आज राहुल गांधी इसी तरह से जातियों में बांटने का, और उसका एक फ़ायदा राहुल गांधी को और मिला, क्योंकि राहुल गांधी अब जातियों को बांट रहे हैं, तो उससे क्या कि जो जातिवादी नेता जो एक्चुअल में थे, चाहे वो अखिलेश यादव हों या वो तेजस्वी हों, राहुल गांधी ने उनको वो कर दिया, उनको ओवरटेक कर लिया।
अब वो राहुल गांधी सबसे बड़े जातिवादी नेता हो गए। अब यादव भी सोचेगा यार जातिवादी सबसे बड़ा तो उसका बिहार का भी सोचेगा यार नेता तो राव, तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को भी झक मार के राहुल गांधी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और है, जो आपने इकोसिस्टम की बात की ना, उसमें मैं एक बात मानता हूँ। इसको आप ऐसे समझिए, इसको समझने का बड़ा आसान सा तरीका है। उन लोगों के पास एक शब्द बड़ा पॉपुलर है आजकल, उन लोगों के पास एक टूल किट है, वो टूल किट से चलते हैं। टूल किट क्या होती है? हमने आज तय किया कि आज अशोक श्रीवास्तव को टारगेट करना है, उनके यहाँ से टूल किट बनेगी और वो सब जगह जाएगी। और उसके बाद मोहम्मद जुबैर से लेकर, उसके बाद जो ध्रुव राठी से लेकर और अरफा खानम से लेकर, उसके बाद प्रेस क्लब से लेकर, और उसके बाद सारे लोग जो हैं वो एक ही काम करेंगे, प्रिंट वायर क्विंट सब एक काम करेंगे। वो उनका टूल किट है। हमारे पास टूल हैं, हमारे पास किट नहीं है। टूल है हमारे पास, आप काम कर रहे हो, मैं बड़े बड़े सारे नेशनलिस्ट हैं देश के लिए कर रहे हैं, अजीत भारती काम कर रहे हो सब, लेकिन कोई टूल किट नहीं है कि हम लोगों के बीच ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि हम लोगों ने आज सोचा कि भाई अच्छा ये आदमी जो है इसने आज जो बोला ये देश के लिए खतरनाक है, चलो मिल के इसको अटैक करेंगे। वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमारे पास टूल है, हमारे पास टूल किट नहीं है। उनके पास टूल किट है, इसलिए उनका इकोसिस्टम जो है वो इको करता है, और बाकी उनके पास विदेशों से आने वाली फंडिंग है। एक राहुल गांधी जब भी कहीं जाते हैं, छोटे छोटे पत्रकार या रिपोर्टर जो गरीब परिवार से आते हैं प्रश्न करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं, जबकि उनका एक काम है प्रश्न करना। जो बड़े बड़े पत्रकार, जो देश के माने जाने पत्रकार जैसे आप हो गए, अन्ना गोस्वामी हो गए, तो उनको बहिष्कार किया जाता है। 14 पत्रकारों को बहिष्कार किया गया था। क्या आपको लगता है कि चूँकि अभी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ पावर है, जब वो पावर में आएंगे तो आपकी जॉब पे कोई संकट नहीं आएगी? मेरी ये जो जॉब है, हाँ, जहाँ डीडी न्यूज़ पे, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक्चुअली नहीं देते हैं। अभी जब 4 जून को नतीजे आए, तो नतीजे आने के साथ ही मुझे लोगों ने बधाई दी। बीजेपी के आने की बधाई नहीं दी, मुझे कहा आपकी नौकरी बच गई, इस बात की बधाई। जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो मुझे कहा कि आपकी नौकरी बच गई, इस बात की बधाई। बधाई देने वाले कौन थे? मेरे दोस्त लोग, सारे लोग जो हैं उन्होंने को बधाई दी कि भाई, क्योंकि देखिए हम लोग तो टारगेट पे हैं, ठीक है ना। मेरे को लेकर तो कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता ने ट्वीट करा था कि जिस दिन हम लोग सत्ता में, और आज नहीं 2020-21 में ट्वीट किया था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन सबसे पहले इस संघी पत्रकार को निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये उनका ट्वीट है, रिटर्न में है। तो हम तो हमेशा से टारगेट पे हैं, और इसलिए जो है नौकरी की चिंता उस हिसाब से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर मैं ये सोचूं कि कांग्रेस आएगी, अच्छा मैं ये भी आपको बताऊं, जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव से पहले की बात है, जब आप समझ लीजिए 2023 की बात है, कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता ने मुझे मैसेज भेजा पर्सनली। एक बार वो डिबेट में आई थी, बैन होने से पहले की बात है, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा पर्सनली कि अशोक जी अब माहौल बदल रहा है, थोड़ा बैलेंस हो जाइए, ठीक है। तो मैंने उनसे थ्रेट था, हाँ वो ये सोचने वाली बात है, वो मैसेज था या थ्रेट था। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा मतलब बैलेंस होने का मतलब क्या होता है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि भारत में कोई मिस इंडिया जो है दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक नहीं बनी, अगर राहुल गांधी ने बयान दिया तो मैं इसको झूठ कहूँगा तो मैं अनबैलेंस हो जाऊँगा। और मुझे बैलेंस करने के लिए ये कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने बड़ा शानदार बयान दिया, या राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल अगर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं तो मैं बैलेंस होने के लिए ये कहूँ कि हाँ यार सवाल तो बनता है ये। अगर 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 राहुल गांधी या फिर विपक्ष के नेता कोई भी, या फिर उमर अब्दुल्ला ये कहें कि 370 की कश्मीर में वापसी के ऊपर देश में विचार होना चाहिए, तो क्या मैं बैलेंस होने के लिए ये कहूं कि हाँ 370 बड़ी अच्छी चीज थी, जबकि उस 370 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के विरुद्ध माना था, ठीक है। संविधान बनाने वालों ने कहा था ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये संवैधानिक नहीं है, इसको राष्ट्रपति को हटाने का हक है, ये संवैधानिक एकीकरण में बाधा पहुंचाती है। तो अब उसके बावजूद मैं क्या कहूं कि ये तो बैलेंस होना क्या होता है। तो मैंने उनसे कहा कि अब देखिए
अब आखिरी वक्त क्या खाक हम मुसलमान होंगे? तो मैंने कहा जिंदगी भर तो मैंने सच के साथ पत्रकारिता की है, मैंने फैक्ट्स ही बोला है। मैंने कभी मैं अगर फैक्चुअली, मैं बार बार कहता हूँ सबको, अगर मेरी बात आपको कोई गलत लगती है, आपको लगता है कि मैंने ये क्यों कहा, आप मुझे फैक्चुअली रॉन्ग प्रूव करो। अगर मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी आज चुनाव जीतने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए जाति का खेल खेल रहे हैं, तो आप मुझे फैक्चुअली रॉन्ग साबित करो। क्योंकि राहुल गांधी के ही खुद के बयान पुराने निकल जाएंगे जिसमें वो कहता है कि जाति नहीं, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के। तो जो पार्टी आज तक जाति जाति नहीं करती थी, अचानक अगर जाति जाति करे तो कुछ तो कारण होगा ना। जिस पार्टी ने आज तक जाति जनगणना की मांग नहीं की, वो अचानक से जाति जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बना ले, तो मैं कहता हूं कि आप मुझे फैक्चुअली बताओ। अगर मैंने कुछ फैक्चुअली गलत बोला, मैंने जो किताब लिखी मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, अब मैं सबसे कहता हूं, मैंने तो भाई जो चीज थी मैंने ऑन रिकॉर्ड लिखी है, आप मुझे गलत प्रूव तो करो। आप मेरे पास आओ ना, कोई आओ। मैंने वहां पे उसमें ध्रुव राठी के बारे में लिखा, मैंने उसमें रवीश कुमार के बारे में लिखा, मैंने उसमें टेलीग्राफ के बारे में लिखा, मैंने उसमें बीबीसी के बारे में लिखा, मैंने उसमें ये जो फ्रीडम इंडेक्स बनाते हैं, ये हैप्पीनेस इंडेक्स बनाते हैं, मैंने इन सब के बारे में लिखा। ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं। अरे कोई आदमी आओ, मुझ पर केस कर दो ना कि मैंने गलत बोला। आप मुझे फैक्चुअली गलत साबित करो। जिस दिन आप मुझे फैक्चुअली गलत साबित कर दोगे, उस दिन मैं बैलेंस होने की कोशिश करूंगा। आज तो मैं जो कह रहा हूं मैं फैक्चुअली आपके सामने रख रहा हूं। ये लोग कहते हैं 700 किसान मार दिए, मैं कहता हूं फैक्चुअली आप गलत कह रहे हो, और मैं फैक्चुअली ये साबित कर रहा हूं कि 700 किसान की आपकी थ्योरी गलत है। 3 या 4 मरे थे, सिर्फ दो, और वो भी जो 2 थे वो कैसे, उनमें उन 2 लोगों ने आत्महत्या की थी, वरना एक भी किसान जो घटना स्थल पे थे वहां पे नहीं, किसी की मौत नहीं हुई थी। मारे जरूर थे, मारे थे वो मारे थे, वो तो लखबीर सिंह है जिसको मारा गया था। तो 700 किसान की थ्योरी, मेरे पास इतनी मोटी लिस्ट है उन किसानों की, जिसमें इन किसान संगठन आंदोलन वालों ने बनाई, जिसमें लिखा है कि नाम लिखा है, कैसे मरे पता नहीं, कहां मरे पता नहीं, लिस्ट में डाल दिया। तो ये फर्जी लिस्ट है। तो मैं कह रहा हूं, मैं तो फैक्चुअली कह रहा हूं कि वो लिस्ट फर्जी है। आप आओ ना, साबित करो। तो आप फैक्ट्स पे बात करो भाई। अशोक श्रीवास्तव को आप फैक्ट्स पे चैलेंज करोगे, अशोक श्रीवास्तव आपसे हार स्वीकार करने को तैयार है। फैक्ट्स पे बात नहीं करते, एक क्वेश्चन आप इनसे कर दूं, इनको बर्दाश्त नहीं होता। मैं अगर सवाल कर दूं तो राहुल गांधी को बड़ा गुस्सा आता है। और हो क्या है, देखिए राहुल गांधी की ना एक छवि, राहुल गांधी की क्या है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का मीडिया सेल इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बात मानने वाली, बहुत स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग ऐसे है कि वो एक चाहे फेक नैरेटिव बनाए, वो नैरेटिव बना देता है, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने राहुल गांधी की एक छवि बनाई है ना, वो छवि गढ़ी गई है। अब वो छवि क्या गढ़ दी, राहुल गांधी एंग्री यंग मैन है, डोले शोले दिखाते हैं सफ़ेद टी शर्ट पहन के, उनको लगता है राहुल गांधी एंग्री यंग मैन, तो छवि बना दी है। वो सोशल मीडिया में राहुल गांधी चल रहे हैं, अब वो राहुल गांधी चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, कहीं भी चल रहे हैं तो वो चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं। लेकिन जब उसको स्लो मोशन में आप ऐसे फिल्मी अंदाज में, तो वो ट्रेन से उतर, तो वो उस तरह से जो, तो वो क्या होता है, एक इम्पैक्ट होता है। तो वो फिल्मी अंदाज में राहुल गांधी की छवि बनाई गई है, वो ठीक है, पार्टी है, पार्टी को हक है। अब उसी में ये राहुल गांधी की छवि ये भी बनाई कि एंग्री यंग मैन है। अब उस एंग्री यंग मैन में इसीलिए राहुल गांधी किसी पत्रकार से उसकी जाति पूछनी है तो ये भी कह सकते हो कि भैया अपनी जाति बताओ। राहुल गांधी पहले ऐसी बात करते थे, आप देखिए कि भैया देखो मेरी तो जेब फटी है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना। आज तो कुर्ता भी नहीं होता, फटी जेब भी नहीं होती, टी शर्ट होती है। तो अब वो ऐसे भी पूछ सकते थे कि जाति बताओ, लेकिन वो कैसे जाति बताओ, जाति बताओ, जाति। तो क्या वो गढ़ कि भाई राहुल गांधी की एंग्री यंग मैन लगना चाहिए, है ना। तो वो सलीम जावेद की स्क्रिप्ट लिखी गई है जैसे अमिताभ बच्चन के लिए। सर उस टाइम पे जब पहले पोलियो के ऐड करते थे एकदम विनम्र प्रकार से करते थे, तब पोलियो का असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब वो एंग्री तो वो एक छवि, तो इसलिए वो एंग्री यंग मैन के तौर पे। और इसीलिए अब सवाल पूछने वाली आप बात कर रहे हो तो भाई वो हमारे जैसे तो छोड़ दीजिए, हम तो ना 3 में ना 13 में, बेचारी मौसमी जो आज तक की रिपोर्टर थी, राहुल गांधी के साथ उस मौसमी ने, उसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बेचारी कितनी किलोमीटर पैदल चल चल के उसने दुनिया भर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिखाई। अब वो मौसमी ने जब एक सवाल पूछ लिया राहुल गांधी ने, तो उसने कह दिया कि बीजेपी का बिल्ला लगा लो। तो अब बाकी हम लोग तो ना 3 में ना 13 में। बोल रहा हूँ कि इनको तो बर्दाश्त नहीं होता। आप एक प्रश्न कर दीजिए तो क्या आपका जॉब बर्दाश्त होगा? क्या आपको जॉब? नहीं, वो आप तय मानिए। जैसे डिफरेंस, जैसे आपको डिफरेंस पता है 2014 के पहले का और बाद का डिफरेंस आपको पता है,
तो मोदी को तो जैसे डिक्टेटर बोला जाता है कि वो तो डिक्टेटर है, उनके खिलाफ अगर कोई भी बोले तो उनको तो निकाल देंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या डिफरेंस है एक्चुअल में, कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं कि पहले क्या था और अब लिबरल है या फिर? पहले, फिर कहता हूँ, पहले जो मैं दूरदर्शन में था, मुझे 22 साल हुए, पहले दूरदर्शन में विपक्ष को नहीं बुलाया जाता था, अब हम विपक्ष को बुलाते हैं। अच्छा, 2014 के पहले बुलाया नहीं जाता? 2016 से पहले, 2016 में मैंने दो टूक नाम से प्रोग्राम शुरू किया। उससे पहले मैं सबको दोबारा, ये अगेन मैं कहता हूँ फैक्चुअली चेक कर लीजिए, चैलेंज करता हूँ, 2016 से पहले विपक्ष को दूरदर्शन पर नहीं बुलाया जाता था, सिर्फ इलेक्शन के दिनों में बुलाया जाता था, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में दूरदर्शन की मॉनिटरिंग इलेक्शन कमीशन करता है। हाँ, तो इलेक्शन के दिनों में बुलाया जाता था। और एक बार प्रयास हुआ था जब मनीष तिवारी आईएनबी मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बार प्रयास किया था कि उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि प्राइम टाइम में विपक्ष को भी बुलाएं, और वो प्रयास करीब 1-1.5 महीने 2 महीने चला वो प्रयास। लेकिन उस दिन एक दिन बीजेपी का एक कार्यकर्ता, बीजेपी का एक नेता आता है और उसने दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठ करके सोनिया गांधी के लिए कुछ कहा। अगले दिन से वो प्रयोग डब्बे में बंद कर दिया गया, अगले दिन से विपक्ष को बुलाना बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये उन लोगों क्या दरिया दिली थी, उन लोगों की सहिष्णुता थी जिनको सहिष्णु कहते हैं, ये लोग। तो ये तो तानाशाही हुई ना कि सोनिया गांधी के खिलाफ बोल दिया तो आप पूरा वही। आज क्या होता है, आज तो हम लोग तो मेरे प्रोग्राम में कितनी बार नरेंद्र मोदी को फेंकू, नरेंद्र मोदी के लिए जो है जुमलेबाज, नरेंद्र मोदी अडानी का दोस्त, अडानी को देश दे बेची दे, ये सब नरेंद्र मोदी के लिए बोल के जाते हैं। हमने तो आज तक बंद नहीं किया, तो तानाशाह कौन हुआ? तानाशाह कौन हुआ, सवाल ये है। तो फिर गोदी मीडिया जो ये बोलते हैं, वो ये असली गोदी मीडिया ये लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अब आप जितना, मैं तो इस पर लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं असली गोदी मीडिया, इस देश का एनडीटीवी असली गोदी मीडिया है। कांग्रेस की गोदी में पला, कांग्रेस सरकार थी, उसने गोदी में पाला। तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में हाँ, प्रेसिडेंट के ऑफिस नहीं, प्राइम मिनिस्टर के घर पे लॉन्च होता है, प्रेसिडेंट के हाउस में जो है वो अपना ऑडिटोरियम में अपना प्रोग्राम करते हैं। तो गोदी मीडिया तो वो था इस देश का। अगर सबसे बड़े गोदी पत्रकार कोई हैं, जो पहले गोदी पत्रकार हैं देश के, मतलब इनिशियली, तो वो गोदी चैनल एनडीटीवी, गोदी चैनल का मालिक प्रणव राय, शुरुआती देश के गोदी मीडिया और पत्रकार वो राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, एनडीटीवी के लोग थे, ये जो रवीश कुमार, ये भारत के रियल असली गोदी मीडिया है, सबसे पहले वाले गोदी मीडिया हैं। कई बार आपने कहा कि डीडी न्यूज के जो रिसोर्सेस थे चुराया गया, पर एनडीटीवी को किया गया। हाँ, और वो तो उसकी सीबीआई इंक्वायरी, उसके बाद सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ प्रकाश में नहीं आती, उसको लेकर तो पूरा किताबें लिखी गई हैं, कैसे यहाँ का रिसोर्स चोरी हुआ, कैसे यहाँ की चीज़ें चोरी होती थी, कैसे यहाँ पे सरकार अपनी फंडिंग उनके लिए करती थी। तो वो सब तो एक पूरा एनडीटीवी ऐसे ही खड़ा हुआ, कोई बोलने वाला नहीं था, पूरी सरकार उनकी थी, वो सरकार की गोदी में बैठे लोग थे, तो वो कोई कैसे बोलता उनके खिलाफ। यही आज सागरिका घोष हैं, इनके जो पिताजी थे वो यहाँ पे डीजी थे। अब आप सोच लीजिए, अब आप इनका नेक्सस देखिए, वो सागरिका घोष जो हैं, जो उनके पिताजी यहाँ पर उस समय डीजी थे, उस समय एनडीटीवी खड़ा होता है, और आज सागरिका घोष जो है कहाँ हैं, आज राजदीप सरदेसाई कहाँ हैं। तो ये सारा नेक्सस जो है, ये पूरा नेक्सस है। राजदीप सरदेसाई को आप कई बार बता चुके हैं कि आप आइडल मानते थे, उनके जैसा बनने का प्रयास करते थे, लेकिन आज राजदीप सरदेसाई की आलोचना। हाँ, तो क्या, जब सच्चाई पता चलती है, तो जैसे जब आंखें खुल जाती हैं, तो राजदीप सरदेसाई, स्टिंग ऑपरेशन, हाँ, राजदीप सरदेसाई ने जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन को दबाया, 2008 का वो स्टिंग ऑपरेशन चल जाता तो मनमोहन सिंह की सरकार 2008 में गिर जाती। 2009 में उस समय मनमोहन सिंह नहीं होते, कोई और आप देश में देखते, वो पूरी सरकार गिर जाती। लेकिन 2008 का स्टिंग ऑपरेशन दबाया, उसके बाद राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री मिलता है, और भी बहुत सारी डीलिंग हुई होगी, पद्मश्री तो दिखाई देता है, ये तो पब्लिक तो हाँ, ये तो पब्लिक है। तो ऐसी बहुत सारी डीलिंग जो अंडर हैंड डीलिंग, ओवर हैंड डीलिंग, ये सब चलती हैं। तो ये असली गोदी मीडिया, तो ये लोग इस तरह की चीज़ें, तो इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे अपना आइडल। और आज तो वो अपनी पत्नी की नौकरी बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते, अपनी पत्नी की नौकरी बचाने के लिए आज वो किस किस तरह की, मतलब अब सोशल मीडिया पे आप चले जाइए, जब दिल्ली में बंद हुआ था तब उसका समर्थन कर रहे थे, शाहीन बाग में बंद हुआ था उसका समर्थन कर रहे थे, बंगाल में एक दिन बंद हुआ तो बीवी की नौकरी बचाने के लिए उस बंद को गाली देने लगे। तो हाँ, ऐसे लोगों को हम कैसे आइडल मान सकते हैं।
अब नहीं मानते, पहले मानते? हाँ, पहले पहले आंखें बंद थी। जब जवान थे आप अभी भी हैं? नहीं, जब मैं जवान की बात नहीं, जब मैं कह सकते हैं कि मेरे ज्ञान चक्षु नहीं खुले थे। जो अभी जो ये लोग क्या होता है कि जो लेफ्ट इकोसिस्टम है वो जो भी बोलती है, अगर उसके खिलाफ राइट विंग ने कुछ बोल दिया तो क्रेडिबिलिटी जो है उसकी वो खत्म कर देते, गोदी मीडिया, अंधभक्त, ये सब बोल के। लेकिन वही राइट विंग ने कुछ बोला, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ गलती से गलत हो गया, फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया, तो वो पूरी इकोसिस्टम भिड़ जाती है, उसको पूरी तरीके से क्रेडिबिलिटी खत्म करती है। मतलब अगली बार अगर वो सच भी बोले तो भी लोग क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। क्या यहाँ पर बीजेपी की भी गलती है कि राइट विंग को जो सपोर्ट मिलना चाहिए क्रेडिबिलिटी बढ़ाने? क्योंकि क्या होता है, कोई भी एक नया इंसान है, उसकी क्रेडिबिलिटी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक क्रेडिबल इंसान उसको सपोर्ट ना करे। तो क्या यहाँ पर बीजेपी भी कम है? देखिए, बीजेपी किसको सपोर्ट करे नहीं करे वो एक अलग विषय है, लेकिन मोटा सबसे मोटी बात यह है, बीजेपी ने 10 साल में इकोसिस्टम बनाने की कोई कोशिश नहीं की, कोई कोशिश नहीं करी। ये बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। आप ये जो 2024 का जो चुनाव है, ये आप इकोसिस्टम की वजह से आप जो हैं, जो 60 सीटों का नुकसान हुआ है, आप फेक नैरेटिव की वजह से हुआ है। 60 सीटों का नुकसान आपका इकोसिस्टम ना बनाने की वजह से और उनके इकोसिस्टम को काउंटर ना करने की वजह से हुआ है। 60 सीटों का नुकसान है। तो ये तो बीजेपी को सोचना है, बीजेपी क्या करती है। लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए जो वोट शेयर है उसमें बस 1% का फर्क पड़ा है। वो ठीक है, लेकिन सब वो तो भारत की जो चुनाव प्रक्रिया उस हिसाब से वो वोट से, लेकिन ओवरऑल डैमेज तो आपका हो ही गया ना, डैमेज तो आपको ही गया। क्रोधित नहीं है बीजेपी से जितना दिख रहा है अपने 60 सीट। नहीं, देखिए बीजेपी से, हाँ मतलब 1% भारत में, भारत की आबादी के हिसाब से बहुत होता है ना, तो इसलिए 1% भी आप अगर आपके 1% आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपने 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, आपके 6% बढ़ने चाहिए थे, वहां आपका 1% कम हो गया। तो ये तकलीफ है ना कि मंदिर बनाने के बावजूद, 370 हटाने के बावजूद, भारत को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के बावजूद, भारत को कहाँ किस किस एरिया में नहीं बनाए, भारत में सड़कों का जाल बिछाने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, दुनिया में भारत का डंका बज रहा, उसके बावजूद आपके 6% वोट बढ़ते नहीं, 1% कम हो जाता है। ये चिंता की बात। लोग कह रहे हैं कि हाईवे बनवाने की जरूरत ही नहीं भारत में, क्या जरूरत है? बोला जा रहा है, आपको पता ही होगा कौन। लेकिन मैं एक चीज़ पूछूंगा, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम बहुत सारे जो जूनियर जर्नलिस्ट हैं आपसे प्रेरणा लेते हैं। एक चीज़ मैं पूछूंगा कि काफ़ी समय से पत्रकारिता में, क्या आपको वाकई लगता है कि राहुल गांधी के पास गर्लफ्रेंड थी, उनके बच्चे भी हैं? देखिए, इस बारे में जो बांग्लादेश के पत्रकार खुलासा कर रहे हैं उसकी जांच तो होनी चाहिए, ठीक है। अब राहुल गांधी इतनी बार विदेश जाते हैं, कई बार वो एसपीजी को बिना बताए जाते हैं, तो और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी जो खुलासा कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में भी है, हाँ, उसके ऊपर कांग्रेस ने कोई खंडन नहीं किया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सलाउद्दीन चौधरी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि फर्ज कीजिए, उन्होंने जो एक कहा था, उन्होंने कहा कि बीएनपी के जो नेता थे तारिक रहमान, जो बांग्लादेश खालिदा जिया के बेटे हैं, उनकी और राहुल गांधी की गुप्त मीटिंग हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं मान लिया मैं बांग्लादेश का पत्रकार हूँ, राहुल गांधी या कांग्रेस मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते, डिफेम नहीं कर, मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, वो उस पर खंडन भी नहीं कर रहे हैं। बोले कि मैं तो बांग्लादेश में बैठा हूँ, बीएनपी क्यों नहीं खंडन कर रही? हाँ, उन्होंने कहा, और अब तो जो सरकार है वो बीएनपी के सपोर्ट से है, तो यहाँ पे सरकार मेरे खिलाफ क्यों नहीं कुछ कर रही? तो बोले अगर, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी बात का जिस दिन खंडन करेंगे मैं सबूत रख दूंगा सामने। और उन्होंने उसने क्या कहा, सलाउद्दीन चौधरी ने, शोएब चौधरी ने, उन्होंने कहा हो सकता है मेरे को कल को कोई डिफेमेशन का केस डालें। उन्होंने कहा जिस दिन डालेंगे स्वागत है, उस दिन मैं कोर्ट से ये कहूंगा कि आप मेरा केस चलाइए, सब करिए, मेरी सिर्फ एक डिमांड है, मैं अपने सारे दस्तावेज जो रखूंगा कोर्ट में अपनी बात को साबित, वो आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। तो वो आदमी अगर इतना खुलकर कह रहा है, तो मुझे लगता है हम ऐसे भी नहीं कह सकते वो हवा में बात कर रहा है। और उस पत्रकार की एक क्रेडिबिलिटी भी रही है, उसने बहुत सारी ऐसी, तो मुझे लगता है ये सारी जांच का विषय है। हालांकि राहुल गांधी की शादी हुई है नहीं हुई, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके बच्चे थे, इससे हम आम नागरिकों को क्या मतलब है? मोटी बात है, ठीक है, मैं आ रहा हूं, हमें आम नागरिकों से मतलब नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी की इंग्लैंड में कोई कंपनी थी, अगर राहुल गांधी शादीशुदा हैं,
तो भारत के चुनाव आयोग का उन्होंने गलत जानकारी दी, ये जो है क्राइम है। इस हिसाब से ये क्राइम है। बाकी उनकी शादी, गर्लफ्रेंड, भैया वो जो करे वो उनकी निजी जिंदगी है। मुझे भारत में निजी जिंदगी में तो बच्चे भी हों, वो सब चीज़ें निजी, लेकिन ये है कि आपने अपने एफिडेविट में गलत जानकारी दी, ये खतरनाक चीज़ है। इस हिसाब से मुझे लगता है इन चीज़ों की जांच हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में 8 साल कंप्लीट हो गया दो टूर का। पॉपुलैरिटी भी हम देखते हैं कि आपका जो प्राइवेट चैनल्स हैं उससे कम्पीट कर रहा है। ये भी देखते हैं कि उनकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, थंबनेल भी नहीं डाला रहे, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। और टीआरपी साथ मेरे हिसाब से डीडी न्यूज़ का सबसे मोस्ट वास्ट शो है 2-2। आप मुझे ये बताइए, क्या थ्रेड्स आते हैं आपको या डिफेमेशन केस आए हैं? डेफेमेशन केस तो नहीं आते, क्योंकि डेफेमेशन, अगेन मैं अगर फैक्चुअल कुछ गलत कह रहा हूँ तो डेफेमेशन केस कर सकते हैं। मैं तो स्वागत करता हूँ भाई, अगर मैंने कोई गलत फैक्ट दिया तो आप डेफेमेशन केस डाल दीजिए। थ्रेट्स आते हैं, ज़रूर आते हैं। मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, वो एक कट्टरपंथी मुस्लिम नेता हैं, मेरे प्रोग्राम में आते हैं, उनसे बहुत गर्मा गर्म बहस होती है। एक दिन उन्होंने मुझे खुद कहा, स्टूडियो में आए थे, बाहर निकल रहे थे, बोले अशोक भाई आपसे मेरी बहस होती रहती है, वो ठीक है, लेकिन मैं उस तरह का नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आप थोड़ा सावधान रहिए करिए, क्योंकि मैं इन लोगों के बीच में रहता हूँ, मुझे मालूम है ये लोग किस तरह के लोग हैं। अच्छा। उसने मुझे कहा कि इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखा करिए, क्योंकि नहीं, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरी सिक्योरिटी ऊपर वाला भगवान है, वो जिस दिन जब तक उसका, तो वो सब चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा ज़रूर ख्याल रखता हूँ अपना निकलने का, आने का टाइम भाई, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ, वो सब चीज़ें। तो उसकी तो थ्रेट्स आते हैं, अलग अलग तरह के थ्रेट आते हैं, नौकरी से निकालने के थ्रेट तो बहुत, सोशल मीडिया पे गालियाँ आती हैं, तरह तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने एक चीज़ शुरू में कही थी, वो आपने कि भाई विचारधारा को लेकर, कि भाई विचारधारा को लेकर के क्या समझौता करना चाहिए अगर ऐसी थ्रेट आती है नौकरी के लिए। तो मैं देखिए ये कहता हूँ कि यंग जब जर्नलिस्ट होते हैं तब आपको अपनी विचारधारा पे नहीं, तब आपको फैक्ट्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि यंग जर्नलिस्ट एडिटर नहीं होता, आप संपादक नहीं हो, आप रिपोर्टर हो। रिपोर्टर का काम है फैक्ट्स ला के सामने रखना। तो आपके लिए आइडियोलॉजी तब मैटर नहीं करती, आइडियोलॉजी तब मैटर करती है जब आप संपादक की जगह पर होते हो। अगर, क्योंकि तब आप एडिटोरियल लिखोगे ना। जब तक मैं रिपोर्टर था या जब तक मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं करता था एज एन एडिटर, तब तक मैं भी विचारधारा को नहीं लाता था, ठीक है ना। तो लेकिन आज विचारधारा किस लिए ज़रूरी है? आज मेरे लिए विचारधारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दो चीज़ें, एक तो ये कि विचारधारा से समझौता तो हो नहीं सकता, और मेरा मानना जो रिपोर्टर भी है उसको अपनी विचारधारा अपने दिल में रखनी चाहिए। मतलब दिल में रखे, रिपोर्टिंग के समय मत लाए। अच्छा, लेकिन काम में विचारधारा नहीं दिखनी चाहिए एज ए रिपोर्टर, फिर कह रहा हूं मैं एज ए रिपोर्टर। लेकिन वो विचारधारा अगर आपको भारत का नुकसान करने से रोकती है तो वहां तो आप अगर वो विचारधारा आपको इस बात से रोकती है, जैसे मेरी विचारधारा हिंदुत्व की, सनातन की, भारत की, मैं विचारधारा ये मानता हूं, तो भारत का नुकसान करने वाली कोई चीज होगी वो मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, उसको मैं नहीं करूंगा। अगर हिंदुत्व को नुकसान करने वाली चीज होगी वो मैं नहीं करूँ, तो वो विचारधारा। लेकिन मैं फैक्ट्स को गलत नहीं कर सकता ना, फैक्ट्स को मैं गलत नहीं कर सकता, डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता। एज ए रिपोर्टर मुझे नहीं करना और एज ए एडिटर भी नहीं करना है। लेकिन जब मैं एज एन एडिटर बैठा हूं तब मुझे उस विचारधारा के लिए काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी विचारधारा पे प्राउड है। मेरी कोई विचारधारा भारत विरोधी नहीं है, मेरी विचारधारा से अब किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। मेरी विचारधारा भारत के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, और मुझे अपने हिंदू होने पर, मुझे सनातनी होने पर, मुझे भारत का निवासी होने पे गर्व है, और उनके हिफाजत के लिए मुझे जहां लगता है कि मुझे अपनी विचारधारा पे दृढ़ता के साथ काम करना है, मैं उसके लिए करूंगा। ये क्लियर है, क्योंकि आज उस विचारधारा पे, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो सनातन की विचारधारा है, जो भारत से प्यार करने वाली विचारधारा है, आज उस पर जितने बड़े हमले हो रहे हैं, मैंने अपनी इतनी उम्र में, मैं करीब 50 साल होने को आ रहे हैं, मैंने अपनी इतनी उम्र में इस विचारधारा पे इतने बड़े हमले आज तक नहीं देखे जो आज हो रहे हैं। 90 के दशक में कार सेवकों पर गोलियां भी चली, तो कहीं ना कहीं वो भी तो अटैक था ना। हाँ, अटैक था, बिल्कुल था। उस अटैक के कारण हुआ ना, उस अटैक के कारण राम जन्मभूमि आंदोलन और मजबूत हुआ। तो जब अटैक होगा और उस अटैक को जब आप
उस अटैक से उस अटैक करने वाले से लड़ोगे, उस अटैक करने वाले के खिलाफ आप बोलोगे, यूनाइट होंगे, तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। एक मैं अंत में सवाल करूंगा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। जब हम स्कूल जाते थे 2010 और 12 के बीच, तो उस समय एक अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बताया जाता था कि कहीं भी एक बैग मिले तो बिल्कुल दूर हट जाना। क्या मिले? बैग अगर दिख जाए, अच्छा, कहीं भीड़ भाड़ इलाके में मत जाना। तो हम लोग क्राउड को अवॉइड करके साइकिल से दूसरे रूट से जाते थे, स्कूल पहुंचते थे। डर लगता था कि क्राउड में जाएंगे तो बम फट जाएगा। आज वो बिल्कुल क्लियर है, आज आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, कोई डर नहीं। जो ये बदलाव आया है, कि ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव है? देखिए, लोग समझ में तो आता है लोगों को, लेकिन भारत में है क्या, भारत में लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। भारत में लोग 2 महीने 3 महीने में ना चीज़ें भूल जाते हैं, एक नैरेटिव आया भूल गए। भारत में बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं, और मुझे लगता है शायद सही कहते हैं, जनवरी में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में। अगर बीजेपी मार्च तक चुनाव करा लेती तो नतीजे शायद कुछ और होते। क्योंकि भारत में लोगों को लगता है अरे कर दिया, अरे ठीक है भाई, ये तो इनका काम था, अगली चीज़ों पर ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा 2 महीने बाद भी हो सकता था, चुनाव के बिल्कुल नहीं, वो एक अलग विषय है कि चुनाव के पास होता क्या। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लोग भूल जाते हैं। आपको बहुत कुछ मिला, लेकिन आप जो है वो जो मिला उसको आप भूल गए। अब आपको जो आगे चीजें दिख रही है, अब क्या है कि आपको घर मिल गया, आपको जो है शौचालय मिल गया, आपको पक्की सड़क मिल गई, आपको बिजली मिल गई, आपको पानी मिल गया, सब मिल गया। लेकिन अब आपको जो है वो सब चीज़ें आपकी अपनी हो चुकी हैं। अब आपको 8,500 रुपये खटाखट अकाउंट में आते दिख रहे हैं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं। तो अब आप उस 8,500 के चक्कर में अब आपको ये सब चीज़ें पीछे। तो ये हिंदुस्तानी है ना, और इस मामले में कह सकते हैं कि हम लोग बड़े कृतज्ञ लोग हैं, कृतज्ञ लोग हैं हम लोग बहुत जल्दी किसी का एहसान भूल जाते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने हमारे लिए जो किया, हमारे धर्म को जैसे बचा के रखा, चाहे महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, कैसे हो, हम इन सब को बहुत जल्दी, हम बड़े एहसान फरामोश लोग हैं, हम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। सामने जो दिखता है उसको पकड़ लेते हैं। ये हम लोग की। अभी जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सेंसिटिव है, मतलब आप चाहो तो आप जवाब ना भी नहीं, मैंने दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका अशोक श्रीवास्तव जवाब नहीं दे सकता। अभी जैसे आपने कहा था कि जो राहुल गांधी जी है उनके खिलाफ जो भी पत्रकार ने कहा तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब यही पत्रकार जो है उन्होंने कन्फर्मली कहा कि अगर जांच होती है तो मैं हूँ। अगर हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आती है, हिंडनबर्ग जो है वो तो सब चीज़ें को कन्फर्म नहीं कहता है, वो मे बी ये सारी चीज़ों में रखता है, लेकिन अपोजिशन भिड़ जाता है कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इस पे। अब राहुल गांधी से रिलेटेड ये तो एक चीज़ है ही, लेकिन और एक चीज़ है, जैसे वो जाति के बारे में कहते रहते हैं, तो उनका अगर थोड़ा हम पीछे जाए, उनके पूर्वजों के बारे में जाने, तो जैसे जवाहरलाल नेहरू जी है, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, उनके पिताजी जो है गंगाधर, उन्हें लास्ट कोतवाल कहा जाता है, जो फैक्चुअली गलत है, जो फैक्चुअली गलत है, क्योंकि जब हम फैक्ट में देखें तो लास्ट कोतवाल जो है वो सैयद मुबारक खान, कोई हिंदू कोतवाल नहीं हुआ, हिंदू कोतवाल नहीं था, अंग्रेज बनाते ही नहीं थे। तो इस पर जांच क्यों नहीं होती? क्योंकि ये तो हमारे एक्चुअल में रिकॉर्ड्स में है, इंडियन रिकॉर्ड्स। इस पर जांच का विषय नहीं है। आप जांच करा के क्या कर लोगे आज की तारीख में? ठीक है, अगर सवाल ये है कि वो अपने पिताजी को कुछ बता रहे हैं, आप उसकी जांच क्या करवाओगे? उसके बारे में फैक्ट्स जनता के बीच जाने वाली बात है। वो फैक्ट्स जनता के बीच जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे फैक्ट्स, चाहे गांधी जी को लेकर हो, नेहरू जी को लेकर हो, अंबेडकर को लेकर हो, बहुत सारे फैक्ट्स सोशल मीडिया आने के बाद लोगों के बीच। भारत में ये जो लोग इतने आज जो हैं हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, अपनी संस्कार को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर जो अवेयर हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे ऐसी पुरानी चीज़ें आने के बाद ही हुए हैं। नहीं तो बॉलीवुड ने तो हमको ये सिखा दिया था, बॉलीवुड ने तो हमको ये पढ़ा दिया था, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज क्या आप लोग की पीढ़ी मानती है कि हमको बिना खड़क बिना ढाल आज़ादी मिल गई? साबरमती के संत ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों ने कहा ठीक है बापू हम जा रहे हैं। ऐसा हुआ था क्या? कोई नहीं मानता। तो आज वो फैक्ट्स जनता के बीच आ रहे हैं। तो आज हमको पता है कि हमको आज़ादी बड़े संघर्षों से मिली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के 40,000 से ज़्यादा जो सिपाही थे, उन्होंने बलिदान दिया था। 40,000 तो वो थे। इसके अलावा सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, जब कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था तब उनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये सब चीज़ें हम समझ रहे हैं।
आदिवासियों ने किस तरह से, सन्यासियों ने किस तरह से संघर्ष किया था भारत की आज़ादी के लिए, वो सब चीज़ें अब लोग जानने लगे हैं। तो इसलिए इसकी जांच की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स लोगों तक बताने की ज़रूरत है। इसलिए आपको इकोसिस्टम चाहिए, इसलिए आपको टूल किट चाहिए, इसीलिए आपको जो है अपना जो है नैरेटिव बनाना है। ये बड़ा ज़रूरी है। जो चीज़ हुई है, जो अभी हमने बात की है, तो इसी वजह से जब राहुल गांधी जी से पूछा गया क्या आपके बारे में, तो वो चिढ़ गए या फिर पूरा इकोसिस्टम चिढ़ गया था? क्या रीज़न था उसके? रीज़न तो यही है भाई, आप सबसे जाति पूछ रहे हो, तो आपसे किसी ने जाति पूछी तो उसमें क्या आप बता देते। अब जब वो जाति बताएंगे तो फिर ये सारे इतिहास खुलेगा। एग्जैक्टली, ये सारा इतिहास खुलेगा। यहीं पर गड़बड़ है। अब वो बड़े दिन तक चुप बैठे थे, उसके बाद वो फिर मिस इंडिया वाला नैरेटिव लेकर आए। बड़े दिन बाद जब जाति पूछी गई तो उसके बाद बहुत दिन तक खामोश थे राहुल गांधी, क्योंकि वो दुखती नस है। आप जब पूछ लेते हैं तो अब इसके ऊपर, क्योंकि अगेन ये बड़ा पर्सनल हो जाता है कि भाई तुम्हारी हिंदू थे, मुस्लिम थे, तुम्हारी ये बड़ा चीज़ें पर्सनल, इसलिए भारत में पर्सनल चीज़ों पे राजनीति नहीं होती। लेकिन जब राहुल गांधी जाति 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 कर रहे थे तो उनको एक पिंच मारा, वो गुब्बारा फट गया। तो यही चीज़ है। तो वो ये चीज़ें लोग समझते हैं, ये चीज़ें समझने लगे हैं। लेकिन यही है कि ये मैंने कहा मेमोरी शॉर्ट होती है, 2 दिन समझते हैं, तीसरे दिन फिर जो है फुग्गा फुलाना पड़ता है लोगों को याद दिलाने के लिए। ये बात है। सर, आपने हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, और उम्मीद करते हैं दोबारा आपसे बात करने का मौका मिलेगा। कभी भी, मैं तो इस मामले में तैयार रहता हूँ। बेबाक तरीके से आपने जवाब दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से और नए टॉपिक आएंगे। बिल्कुल, एनी टाइम, हर नैरेटिव के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, हर नैरेटिव का जवाब देना चाहिए। साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक साथ मिलकर एक इकोसिस्टम की तरह काम करके जो भी फेक नैरेटिव देश के खिलाफ होते हैं उन सभी से लड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल, सबको यही करना चाहिए, बड़ी ज़रूरत है इस बात की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।